नमस्कार दोस्तों। यूनिटेरिया के द्वारा 72वीं प्रारंभिक परीक्षा बीपीएससी यानी बिहार लोक सेवा आयोग के लिए बिल्कुल ही न्यू बुक निकाला गया। आप लोग इसको देख सकते हैं विथ 5 ऑप्शंस के साथ, यानी पांचवा ऑप्शन ई भी आपको इसमें जो है दिया हुआ है, जो लेटेस्ट पैटर्न पे आधारित है। ये 10 मॉडल प्रैक्टिस सेट दिया हुआ है और ये बुक का जो है कंटेंट आप जो है देख सकते हैं। इस बुक में जो है आपको करंट अफेयर का और साइंस का बहुत ही अच्छा प्रश्न, यानी लेवल जो है हाई करके ही प्रश्न दिया गया है, तो इसलिए बुक जो है ये आपको इम्पोर्टेंट हो जाता है। और कथन और कारण जो है आपका इस बुक में ज्यादा क्वेश्चन है, तो इसको जरूर आप लोग प्रैक्टिस करिएगा। अभी तक हम लोग विषय सूची की बात करें तो विषय सूची में जो है पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा और पांचवा जो है हम लोग क्वेश्चन देख चुके हैं और इसका प्रैक्टिस सेट लगा चुके हैं। इसका वीडियो भी आपको जो है पड़ा हुआ है, तो वहां पे आप लोग देख सकते हैं। इसका पीडीएफ भी आप लोगों को दिया जा रहा है, जिससे जो है आप रिवीजन कर सके। और जो भी बुक आप पढ़े दोस्तों, 72वीं बीपीएससी के लिए जो भी बुक पढ़े, तो उस बुक को बार बार आप रिवीजन करते रहिए। तो इसका रिवीजन के लिए एक आपको जो है टिक लगा हुआ पीडीएफ आपको दिया जा रहा है, ठीक है, जिसमें जो है आंसर टिक रहेगा, जिससे जो है आपका रिवीजन जो है 5-7 बार, आपका परीक्षा से पहले 5-7 बार रिवीजन हो सके इस बुक का। तो आप लोग टेलीग्राम से जरूर जुड़िएगा, वहां पे टिक लगा हुआ पीडीएफ आपको कुछ दिनों के बाद मिल जाएगा। लेकिन ये जो पीडीएफ है आपका प्रैक्टिस के लिए, पीडीएफ आपको जो है तुरंत दिया जा रहा है, ठीक है। तो आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं। आज जो हम लोग देखेंगे वो देखेंगे छठवां प्रश्न पत्र, यानी छठवां प्रैक्टिस सेट हम लोग देखेंगे। तो आइए इसको स्टार्ट करते हैं। तो प्रैक्टिस सेट नंबर 6 का पहला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। प्रैक्टिस सेट नंबर 6 का पहला क्वेश्चन दिया, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और उपयुक्त में से कौन सा कथन जो है सही है उसको आपको बताना है। पहला कथन दिया हुआ है, वितिस्ता एक प्रमुख ऋग्वैदिक कालीन नदी है जिसका आधुनिक नाम व्यास है। तो वितिस्ता एक प्रमुख ऋग्वैदिक कालीन नदी है जिसका आधुनिक नाम क्या है? व्यास है। तो व्यास नहीं नाम है, ये व्यास गलत दे दिया है। वितिस्ता का आधुनिक नाम क्या है? तो झेलम है। क्या नाम है? झेलम है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो पहला ही आपको गलत है। दूसरा देखते हैं, ये देखते हैं। पूषण एक ऋग्वैदिक कालीन देवता थे जिन्हें पशुओं का देवता माना जाता था। तो पूषण को जो है पशुओं का देवता माना जाता था ऋग्वैदिक कालीन में, तो बिल्कुल सही है। तीसरा है, हड़प्पा सभ्यता के अंतर्गत गोमेद नामक बहुमूल्य पत्थर का आयात सौराष्ट्र क्षेत्र में किया जाता था। तो गोमेद नामक बहुमूल्य पत्थर का आयात जो है सौराष्ट्र क्षेत्र में किया जाता था, तो बिल्कुल ये भी सही है। तीसरा ऑप्शन है, चौथा ऑप्शन है, भारत का राष्ट्रीय वाक्य सत्यमेव जयते मुंडको उपनिषद से लिया गया है। तो ये भी बिल्कुल सही है। यानी 2, 3 और 4 जो है बिल्कुल सत्य है और पहला असत्य है। तो आइए कथन और कारण देखते हैं। तो कथन और कारण में 2, 3, 4 यानी बी ऑप्शन जो है आपको राइट हो जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा प्रश्न आपको दिया हुआ है, निम्नलिखित में से किस प्राचीन भारतीय दर्शन का विचारधारा दैत्यवाद में विश्वास करती थी? निम्नलिखित में से किस प्राचीन भारतीय दर्शन का विचारधारा दैत्यवाद में विश्वास करती थी? तो इसका आंसर हो जाएगा आपको संख्या दर्शन। संख्या दर्शन यानी संख्या दर्शन भारत की सबसे प्राचीनतम विचार पद्धति है। इस दर्शन का प्रतिपादक कौन किया था? तो ये किए थे आपको कपिल मुनि, ठीक है। कौन किए थे? तो कपिल मुनि, याद रखिएगा, कपिल मुनि किए थे, ठीक है, कपिल मुनि। और इसके बारे में और अगर हम लोग बात करें तो दैत्यवाद जो है किसमें विश्वास करते हैं, उसका विचारधारा क्या है? तो उनका विचारधारा के अनुसार आत्मज्ञान ही व्यक्ति को मोक्ष की ओर ले जाता है। जिसको आत्मज्ञान है वही व्यक्ति को जो है मोक्ष की ओर ले जाता है। यह विचारधारा दैत्यवाद में विश्वास रखती है। इसका अर्थ क्या है? तो इसका अर्थ है कि पुरुष तथा प्राकृतिक दो पृथक सत्ताएं हैं। पुरुष तथा प्राकृतिक दो पृथक सत्ताएं हैं और यह अवधारणा ही सभी ज्ञान का आधार है। इसी ज्ञान को जो है 3 मुख्य अवधारणा द्वारा प्राप्त किया जा सकता है। प्रत्यक्ष अर्थात अनुभूति से, उसके बाद अनुमान से अर्थात निष्कर्ष से। तो ध्यान रखिएगा। उसके बाद यहाँ पे न्याय दिया है। तो न्याय और
ज्ञान मीमांसा पर आधारित है। न्याय जो है ज्ञान मीमांसा पर आधारित है। वैशेषिक जो है वैशेषिक ये परमाणु भौतिकी और यथावाद से संबंधित है। और मीमांसा दिया हुआ तो मीमांसा वैदिक अनुष्ठान और कर्मकांडों पर जो है आधारित है। तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग तीसरा देखते हैं। तीसरा नंबर, रिक्त स्थानों की पूर्ति विकल्प में दिए गए उचित शब्द के आधार पर करना है। तो पहला दिया है आपको कि प्रथम जैन संगीत 300 ईसा पूर्व में डैश यानी पहला डैश में दूसरा की अध्यक्षता में संपन्न हुई थी। तो प्रथम जैन संगति कब हुआ था? तो प्रथम जैन संगति जो है पाटलिपुत्र में हुआ था, ठीक है। और किसकी अध्यक्षता में? तो स्थूलभद्र की अध्यक्षता में। तो इसलिए आंसर कौन सा हो जाएगा? पाटलिपुत्र और स्थूलभद्र की अध्यक्षता में जो है संपन्न हुआ था, ठीक है। और अभी तक देखा जाए तो 24वें तीर्थंकर महावीर स्वामी हुए थे। तो ध्यान रखिएगा 24वें तीर्थंकर महावीर स्वामी हुए थे। और द्वितीय जैन संगीत के बारे में पूछ रहे तो द्वितीय जैन संगीत जो है 512 ईस्वी में हुआ था। कब हुआ था? तो 512 ईस्वी में वल्लभी गुजरात में हुआ था। वल्लभी गुजरात में हुआ था। और अध्यक्ष कौन थे? तो क्षमा श्रवण थे। क्षमा श्रवण थे। यानी ये जो पहला दिया है तो ये द्वितीय बौद्ध संगति के बारे में दिया था कि वल्लभी में हुआ था और क्षमा श्रवण जो है उसके अध्यक्ष थे। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चौथे नंबर, सूची 1 और सूची 2 दिया हुआ है आपको। उसके अलावा मौर्य कालीन तीर्थ दिया है और सूची 2 में दिया है संबंधित विभाग। तो मौर्य कालीन तीर्थ और संबंधित विभाग के बारे में दिया है तो उसको बताना है आपको। प्रदेष्टा, प्रदेष्टा जो है ये सूची 2 में कौन संबंधित विभाग क्या था? तो ये प्रदेष्टा कमिश्नर विभाग था। कमिश्नर जो है विभाग था, ध्यान रखिएगा। उसके बाद सनिधाता, सनिधाता क्या था? तो सनिधाता जो है आपको ये राजकीय कोषाध्यक्ष था। राजकीय कोषाध्यक्ष था। प्रशास्ता, प्रशास्ता क्या है? तो प्रशास्ता आपको है कारागार का अध्यक्ष संबंधित विभाग था। कारागार का अध्यक्ष संबंधित विभाग प्रशास्ता था। उसके बाद संहारता, ये जो है संहारता आय का संग्रहकर्ता संबंधित विभाग था। आय का संग्रहकर्ता विभाग था। आइए नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। तो इसका कोड भी देख ले तो कोड के हिसाब से जो है 1 2 4 3 1 2 4 3 यानी बी ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5वां, गुप्तकालीन शासकों को राजकीय भाषा क्या है? गुप्तकालीन शासकों का राजकीय भाषा पूछा है कि क्या है? तो संस्कृत है, ध्यान रखेंगे। गुप्तकालीन शासकों का राजकीय भाषा संस्कृत है। नेक्स्ट आइए देखते हैं 6 नंबर क्वेश्चन, दान सागर एवं अद्भुत सागर नामक ग्रंथों का रचयिता कौन थे? दान सागर एवं अद्भुत सागर नामक ग्रंथों के रचयिता कौन थे? तो ये थे आपको बल्लाल सेन थे, ठीक है। कौन थे? तो बल्लाल सेन थे। और बल्लाल सेन जो है सेन वंश का एक प्रसिद्ध शासक था। और इन्होंने ही अद्भुत सागर और दान सागर जैसे ग्रंथों का रचयिता किए हैं। और जयदेव के बारे में दिया है तो जयदेव ये लक्ष्मण सेन के राज्यसभा में रहने वाले महान कवि थे। और जिनकी जो है प्रसिद्ध रचना थी गीत गोविंद। गीत गोविंद इनकी जो है प्रसिद्ध रचना थी। और यहाँ पे धोइया दिया है तो धोइया यह भी लक्ष्मण सेन के दरबार में के कवि थे जिन्होंने पवन दूत लिखा है। पवन दूत लिखा है, ठीक है। और हाला युद्ध दिया है। हाला युद्ध यहाँ पे तो हाला युद्ध भी यह लक्ष्मण सेन के प्रधान न्यायाधीश और मुख्यमंत्री थे जिन्होंने ब्राह्मण सर्वस्व की रचना किया था। तो याद रखिएगा ऐसे। आइए 7 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। सूची 1 और सूची 2 को इसमें भी मिलान करना है। सूची 1 में दिया है शासन वंश और सूची 2 में राजधानी दिया है, ठीक है। चहमान या चौहान वंश, चहमान या चौहान वंश तो ये हो जाएगा आपको, उनका राजधानी था अजमेर में। कहाँ पे था? तो अजमेर हो जाएगा। उसके बाद गुज्जर या प्रतिहार वंश दिया है तो गुज्जर और प्रतिहार वंश का राजधानी आपका कन्नौज हो जाएगा, कन्नौज। गढ़वाल या राठौर वंश दिया है, गढ़वाल या राठौर वंश तो ये इनकी राजधानी वाराणसी थी, इनकी राजधानी वाराणसी हो जाएगा।
उसके बाद परमार वंश की राजधानी जो था धारा नगरी। परमार वंश की राजधानी कहाँ था? तो धारा नगरी। ठीक है, तो ऑप्शन के हिसाब से 3-1-4-2। तो आइए कूट इसका देख लेते हैं, 3-1-4-2, 3-1-4-2 यानी डी ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 8 नंबर। एलोरा गुफाओं का जिक्र करने वाले पहले यूरोपीय विदेशी यात्री कौन थे? एलोरा गुफाओं का जिक्र करने वाले पहले यूरोपीय विदेशी यात्री कौन थे बताना है आपको। तो ये थे आपको थेवीनेट थे। कौन थे? तो थेवीनेट हो जाएगा इसका आंसर, थेवीनेट हो जाएगा। ठीक है, और एलोरा गुफाएं कहाँ पे है? तो महाराष्ट्र में है। एलोरा गुफाओं के बारे में जान लें तो एलोरा गुफाओं में जो है 34 शैलकृतियां गुफाएं हैं। इनमें से गुफा संख्या 1 और 12 तक का जो संबंध है बौद्ध धर्म से है। 1 से लेके 12 तक का संबंध बौद्ध धर्म से है, और गुफा संख्या 13 से लेके 29 तक का संबंध जो है हिंदू धर्म से है, और गुफा संख्या 30 से लेके 34 तक का संबंध जो है जैन धर्म से है। तो टोटल जो है 34 शैलकृतियां गुफाएं हैं। तो याद रखिएगा 1 से लेके 12 तक बौद्ध धर्म का, और 13 से लेके 29 तक हिंदू धर्म का, और 30 से लेके 34 तक जो है जैन धर्म का हो जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, 9 नंबर क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। 9 नंबर, मोहम्मद बिन तुगलक द्वारा कार्यान्वित निम्नलिखित योजनाओं को कालक्रम अनुसार व्यवस्थित कीजिए। मोहम्मद बिन तुगलक द्वारा कार्यान्वित निम्नलिखित योजनाओं को कालक्रम अनुसार जो है व्यवस्थित करना है। ठीक है, दिया है संकेतिक मुद्रा का प्रचलन। मोहम्मद बिन तुगलक जो है संकेतिक मुद्रा का प्रचलन कब किया था? तो ये बताना है। तो संकेतिक मुद्रा का परिचलन जो है ये किया था आपको 1329 में। 1329 में याद रखिएगा, 1329 से लेकर के जो है 30 तक ये किया था, तो 29 हो जाएगा। राजधानी परिवर्तन कब किया था? राजधानी परिवर्तन आपको 1326 में किया था, 1326 से 27 में किया था। ठीक है, 1326 से 27। उसके बाद जो है खुरासन एवं कराचील अभियान कब किया था? खुरासन एवं कराचील अभियान ने किया था आपको 1332 में। 1332 में किया था। तो इससे जो है आप मिला सकते हैं कालक्रम के अनुसार। तो हो जाएगा आपको पहले बी हो जाएगा, राजधानी परिवर्तन किया था 1326 में। उसके बाद जो है ये हो जाएगा 1329 में जो है सांकेतिक मुद्रा का प्रचलन किया था। उसके बाद जो है सी हो जाएगा। तो ये बी ए सी आपका बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित कथन और कारण आर पर विचार कीजिए। तो कथन और कारण ही हम लोग देख लेते हैं। दिया है कथन, सन 712 ईस्वी में मोहम्मद बिन कासिम के नेतृत्व में अरबों ने भारत पर पहला सफल आक्रमण किया था। तो ये तो बिल्कुल सही है। 712 में मोहम्मद बिन कासिम ने पहला सफल आक्रमण किया था, बिल्कुल सही है। दूसरा कथन है, अरबों के आक्रमण का मुख्य उद्देश्य धन का लूटना तथा इस्लाम धर्म का प्रचार प्रसार करना था। तो ये भी बिल्कुल सही है, और उसका व्याख्या भी कर रहा है। तो हो जाएगा आपको ए ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। ए और आर दोनों सही है, तथा आर एक की सही व्याख्या करता है। नेक्स्ट 11 नंबर क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। 11 नंबर क्वेश्चन दिया है, दक्कन में बहमनी राज्य की स्थापना के समय दिल्ली सल्तनत के सिंहासन पर कौन सुल्तान आसीन था? दक्कन में बहमनी राज्य की स्थापना के समय दिल्ली सल्तनत के सिंहासन पर कौन सुल्तान आसीन था? तो इसका आंसर हो जाएगा मोहम्मद बिन तुगलक। ठीक है, मोहम्मद बिन तुगलक हो जाएगा, ध्यान रखिएगा। दक्कन में बहमनी राज्य की स्थापना के समय में, और 1347 ईस्वी में जो है हसन गुंग नामक व्यक्ति जो है बहमनी राज्य का स्थापना किया था। हसन गुंग नामक व्यक्ति 1347 में। तो बहमनी साम्राज्य से ये चीज याद रखिएगा, हसन गुंग नामक शासक ने बहमनी राज्य की स्थापना 1347 में किया था। ठीक है, तो याद रखिएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, 12 नंबर। रिक्त स्थानों की पूर्ति विकल्प में दिए गए उचित शब्द के आधार पर करना है। दिया है निकोली कोटी, ठीक है, -1
का प्रसिद्ध यात्री था जिसने 15वीं शताब्दी में डैश के शासनकाल में विजयनगर साम्राज्य की यात्रा किया था। तो निकोली कोटी जो है इटली का हो जाएगा, क्या हो जाएगा, तो इटली का, ठीक है, इटली का प्रसिद्ध यात्री था जिसने 15वीं शताब्दी में देवराय प्रथम, यानी इटली और देवराय प्रथम ये हो जाएगा आपका, ठीक है, ठीक है, देवराय प्रथम के शासनकाल में विजयनगर साम्राज्य का यात्रा किया था। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, 13 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। बरदौली सत्याग्रह के दौरान अपनाई गई रणनीतियों और घटनाक्रमों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। और क्या बताना है, आइए इसको देख लेते हैं, क्या बताना है। तो बताना है आपको कौन सा जो है सही है, कौन सा सही है वो बताना है। तो देखते हैं इसको। पहला ऑप्शन दिया है, आंदोलनकारियों के समर्थन में जनमत तैयार करने के लिए बरदौली सत्याग्रह पत्रिका का प्रकाशन शुरू किया गया था। तो ये बिल्कुल सही है, ठीक है, पहला ऑप्शन सही है। दूसरा है, आंदोलन के तरीकों की व्यवस्थित पालन सुनिश्चित करने के लिए एक बौद्धिक संगठन की स्थापना की गई थी। तो ये भी ऑप्शन आपका सही है। तीसरा ऑप्शन है, आंदोलन के समर्थन में बम्बई विधान परिषद की सदस्यता से त्यागपत्र देने वाले नेताओं में के.एम. मुंशी और लालजी नारंगी शामिल थे। तो ये भी सही है, ठीक है। तीनों ऑप्शन क्या है, सत्य है। तो आइए अब इसका कूट हम लोग देख लेते हैं। तो कूट देखते हैं, चौथा भी ऑप्शन दिया है, इसको भी देख लिया जाए। चौथा ऑप्शन दिया है, आंदोलन को दबाने के लिए सरकार ने पूरे तालुकों को 13 छावनियों में विभाजित कर दिया। तो ये गलत है, ठीक है, ये गलत है, चौथा ऑप्शन गलत है। तो 1, 2, 3 जो है इसमें सही है। तो 1, 2, 3 आपका यानी सी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा, ठीक है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। 14 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है और उसके बाद उपयुक्त सिफारिश निम्नलिखितों में से किस आयोग द्वारा प्रस्तुत किया गया था। इसमें क्या बताना है, उपयुक्त सिफारिश निम्नलिखित में से किस आयोग द्वारा जो है सिफारिश इसका किया गया था, वही आपको बताना है, ठीक है। तो पहले दिया है, इसने उच्च शिक्षा के माध्यम अंग्रेजी तथा स्कूल स्तर की शिक्षा का मध्यम देशी भाषाओं को बनाए जाने की सुझाव दिया था। उसके बाद इसने स्त्री शिक्षा तथा व्यावसायिक शिक्षा की आवश्यकता पर बल दिया था। तीसरा ऑप्शन है, इसने तकनीकी विद्यालयों एवं अध्यापक प्रशिक्षण संस्थाओं की स्थापना की सिफारिश की थी। चौथा ऑप्शन है, इसने इस बात पर बल दिया कि सरकारी शिक्षण संस्थाओं में दिए जाने वाले शिक्षा धर्मनिरपेक्षी है। तो किसकी सिफारिश की गई थी, तो आइए अब इसमें देख लेते हैं। तो ये आपका जो है चार्ल्स वुड का डिस्पैच 1854 इसका आंसर हो जाएगा। चार्ल्स वुड का डिस्पैच 1854, इस डिस्पैच की जो है यही मुख्य सिफारिशें थी जो ऊपर दिया गया है, तो उसको भी थोड़ा सा याद रखिएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग 15 नंबर देखते हैं। बक्सर युद्ध एवं उससे संबंधित परिणामों पर विचार करें और कौन सा कथन असत्य है ये आपको बताना है, ठीक है। पहला दिया है, बक्सर के युद्ध में अंग्रेजों की सेना का सफल नेतृत्व हेक्टर मुनरो ने किया था। तो ये भी बिल्कुल सही है। और बक्सर का युद्ध कब हुआ था, तो 22 अक्टूबर 1764, ध्यान रखिएगा, 22 अक्टूबर 1764 में हुआ था बक्सर का युद्ध। तो उसको भी याद रखना है। 1 मिनट थोड़ा सा, हाँ, ठीक है। तो पहला ऑप्शन क्या है, सही है। दूसरा ऑप्शन है, इलाहाबाद की प्रथम संधि के तहत इलाहाबाद और कड़ा को छोड़कर अवध का शेष क्षेत्र नवाब को वापस कर दिया गया था। तो ये आपको दूसरा ऑप्शन जो है आपको गलत है, ठीक है। तीसरा ऑप्शन देखते हैं, इलाहाबाद की द्वितीय संधि के तहत कंपनी को अवध में कर मुक्त व्यापार करने की छूट प्रदान की गई एवं कंपनी द्वारा अवध की सुरक्षा हेतु नवाब के खर्च पर एक अंग्रेजी सेना अवध में रखी गई। तो ये बिल्कुल सही है, तीसरा ऑप्शन सही है, ठीक है। तो याद रखिएगा, ये वाला जो है दूसरा ऑप्शन आपको गलत हो जाएगा। तो 1 और 3 सही है, दूसरा ऑप्शन गलत है, तो असत्य ही बताना है,
कि कौन सा असत्य है, तो केवल 2 असत्य है, यानी बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 16 नंबर। सहायक संधि के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों किसके द्वारा कहे गए हैं? सहायक संधि के संदर्भ में पहला कथन आपको दिया हुआ है, देशी रियासतों ने अपनी स्वतंत्र राष्ट्र चरित्र अथवा वह सब जो देश की प्रतिष्ठित बनाते हैं उन्हें बेचकर सुरक्षा मोल ले ली। कह रहा है कि देशी रियासतों ने अपनी स्वतंत्रता, राष्ट्र चरित्र अथवा वह सब जो देश की को प्रतिष्ठित बनाते हैं उन्हें बेचकर सुरक्षा मोल ले ली। तो ये बात किसने कहा है? तो ये बात कहा है आपको सर टॉमस मुनरो ने, सर टॉमस मुनरो ने। तो यही इसका आंसर हो जाएगा। आइए हम लोग 17 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। तो 17 नंबर क्वेश्चन आपको दिया हुआ है, 1857 के विद्रोह से संबंधित प्रमुख पुस्तक एवं उनके लेखक के संबंध में सही सम्मिलित युग्म का चयन करना। तो सही सम्मिलित युग्म का जो है चयन करना है। दिया है द कॉजेज ऑफ इंडियन रिवोल्ट, द कॉजेज ऑफ इंडियन रिवोल्ट। तो दिया है एचपी चट्टोपाध्याय। तो एचपी चट्टोपाध्याय ने इसको नहीं लिखा है, कौन लिखा है? तो याद रखिएगा सर सैयद अहमद खान ने लिखा है। द कॉजेज ऑफ द इंडियन रिवोल्ट सर सैयद अहमद खान ने लिखा है। ठीक है, तो यही इसका गलत हो जाएगा। दूसरा दिया है द पीजेंट एंड द राज, द पीजेंट एंड द राज एरिक के थॉम्स स्टोक्स, एरिक थॉम्स स्टोक्स ने लिखा है, तो ये बिल्कुल सही है। तीसरा ऑप्शन है 1857 द ग्रेट रिवोल्ट अशोक मेहता ने लिखा है, तो ये भी बिल्कुल सही है। द फर्स्ट इंडियन वार कार्ल मार्क्स और फ्रेडरिक एंजोलेस ने लिखा है, तो ये भी सही है। द फर्स्ट इंडियन वार ऑफ इंडिपेंडेंस 1857-59 कौन लिखा है? तो कार्ल मार्क्स और फ्रेडरिक एंजेल्स ने लिखा है। तो इसमें गलत कौन सा है? तो पहला जो है आपको गलत है, 2, 3 और 4 सही है। तो आइए कुट अब देख लेते हैं। तो 2, 3, 4 इसमें सही है, तो बी ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं 18 नंबर। निम्नलिखित कथन किस महापुरुष से संबंधित है? निम्नलिखित कथन किस महापुरुष से संबंधित है? पहला कथन आपको दिया हुआ है, उन्होंने सार्वजनिक सत्य धर्म के समर्थन एवं गुलामगिरी के विरुद्ध कार्य किया। ठीक है, उसके बाद यह है, उन्होंने ब्राह्मण के प्रतीक चिन्ह राम का विरोध में राजा बलि को अपने आंदोलन का प्रतीक चिन्ह बनाया। उसके बाद दिया है, उन्हें विठल राव कृष्णाजी वंदेकर द्वारा महात्मा की उपाधि दी गई थी। विठल राव कृष्णाजी वंदेकर द्वारा महात्मा की उपाधि दी गई थी। तो महात्मा की उपाधि दी गई थी आपको ज्योतिराव फूले को। तो ज्योतिराव फूले इसका आंसर हो जाएगा, ध्यान रखिएगा। उसके बाद आइए 19 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 19 नंबर क्वेश्चन है, भारत में ट्रेड यूनियन आंदोलन के जनक किन्हें माना जाता है? भारत में ट्रेड यूनियन आंदोलन का जनक किन्हें माना जाता है? तो ये माना जाता है आपको नारायण मेघाजी लोखंडे को। नारायण मेघाजी लोखंडे को भारत में ट्रेड यूनियन आंदोलन का जनक माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 20 नंबर। निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है और कौन सा कथन असत्य है उसको बताना है। पहला आपको कथन दिया हुआ है, श्यामजी कृष्ण वर्मा के पश्चात इंडिया हाउस का कार्यभार विनायक दामोदर सावरकर ने संभाला था। श्यामजी कृष्ण वर्मा के पश्चात इंडिया हाउस का कार्यभार विनायक दामोदर सावरकर ने संभाला था। तो ये कथन जो है आपको सही है, बिल्कुल सत्य है। ठीक है, गलत नहीं है। दूसरा है, विनायक दामोदर सावरकर ने मेजनी की आत्मकथा का हिंदी में अनुवाद किया था। तो ये गलत है। मेजनी की आत्मकथा को दिया है कि हिंदी में अनुवाद किया था, तो ये आपको जो है गलत हो जाएगा। तो दूसरा गलत है। तीसरा है, 13 मार्च 1910 को दिल्ली षड्यंत्र केस में सावरकर को गिरफ्तार करके काले पानी की सजा दी गई थी। तो ये भी जो है आपको गलत है। ठीक है, याद रखिएगा। आपको जो है श्यामजी कृष्ण वर्मा ने 1905 में लंदन में भारत स्वशासन समिति की स्थापना किया था, जिसे इंडिया हाउस के नाम से जाना जाता है। इंडिया हाउस के नाम से जाना जाता है। इस संस्था का उद्देश्य था कि अंग्रेजी सरकार को अतिरिक्त कर स्वराज्य प्राप्त करना था और यहाँ से जो है एक समाचार पत्र द इंडियन सोशियोलॉजिस्ट का प्रकाशन भी प्रारंभ किया गया था।
ठीक है। उसके अलावा जो दिया है, लंदन से सरकार दमन के कारण जो है श्याम जी पेरिस तथा अंततः जिनेवा चले गए थे और श्याम जी कृष्ण वर्मा के पश्चात इंडियन हाउस का कार्यभार विनायक दामोदर सावरकर ने संभाला था। तो ये ऑप्शन आपका जो है पहला वाला सही है। उसके बाद 909 में मदन लाल ढींगरा ने कर्नल विलियम कर्जन वाइली की हत्या कर दी। ढींगरा को भी इसमें जो है गिरफ्तार कर लिया गया था। ठीक है, तो दूसरा और तीसरा जो है असत्य है, तो दूसरा और तीसरा यानी सी ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। आइए 21 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। ठीक है, और क्या देना है, क्या बताना है इसमें, उसको देख लेते हैं। दिया है कौन सा कथन सत्य है, सत्य बताना है कि कौन सा कथन जो है सही है। पहला दिया है बाल गंगाधर तिलक की होम रूल लीग की प्रमुख मांगों एवं लक्ष्यों में भाषाई प्रांतों की स्थापना तथा शिक्षा का प्रचार प्रसार करना था। तो पहला जो है आपको सही है। ठीक है, बाल गंगाधर तिलक की होम रूल लीग की प्रमुख मांगे एवं लक्ष्यों में भाषाई प्रांतों की स्थापना तथा शिक्षा का प्रचार प्रसार करना था। दूसरा ऑप्शन आपको दिया है बाल गंगाधर तिलक ने सितंबर 1916 में, जबकि एनी बेसेंट ने अप्रैल 1916 में होम रूल लीग की स्थापना की थी। ये भी ऑप्शन जो है 21 का ये वाला जो है आपको गलत है। ठीक है, ध्यान रखिएगा, अप्रैल 1916 में किए थे बाल गंगाधर तिलक ने, तो सितंबर 1916 दिया है तो ये गलत हो जाएगा। ठीक है, अप्रैल 1916 में बाल गंगाधर तिलक ने किया था और सितंबर 1916 में जो है एनी बेसेंट ने किया था, तो याद रखिएगा दूसरा ऑप्शन आपको गलत हो जाएगा। आइए तीसरा ऑप्शन देखते हैं। तीसरा ऑप्शन दिया है जॉर्ज अरुंडेल, बीपी विद्या, सीपी रामास्वामी अय्यर एनी बेसेंट के लोग में महत्वपूर्ण सदस्य थे। तो तीसरा ऑप्शन जो है सही है, जॉर्ज अरुंडेल, बीपी विद्या, सीपी रामास्वामी अय्यर एनी बेसेंट के लीग में महत्वपूर्ण सदस्य थे। तो पहला और तीसरा सही हो जाएगा इसका केवल, तो सी ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा, सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं 22 नंबर। निम्नलिखित कथन किस पत्रकार से संबंधित है, निम्नलिखित कथन किस पत्रकार से संबंधित है और सही उत्तर का चयन करना है। पहला कथन दिया हुआ है आपको, वे एक अमेरिकी पत्रकार थे, वे एक अमेरिकी पत्रकार थे, वे महात्मा गांधी के जीवनीकार थे, वे महात्मा गांधी के जीवनीकार थे, उन्होंने भारतीय स्वतंत्रता की मांग की, भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान वे महात्मा गांधी के साथ थे। तो ये कौन थे, तो ये लुई पीसर थे। ध्यान रखेंगे कौन थे, तो लुई पीसर थे, लुई पीसर के बारे में कहा जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं 23 नंबर। बाल हत्या निरोधक कानून किस गवर्नर जनरल या वायसराय के कार्यकाल में लाया गया। बाल हत्या निरोधक कानून किस गवर्नर जनरल या वायसराय के कार्यकाल में लाया गया। तो ये आपको लॉर्ड वेलीजेली हो जाएगा, लॉर्ड वेलीजेली। ठीक है, बाल हत्या निरोधक कानून लाया गया था आपको 1802 में, 1802 में, तो ये भी चीजें याद रखिएगा। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं 24 नंबर। निम्नलिखित कथन पे विचार करना है और कौन सा कथन जो है सत्य है ये आपको बताना है। पहला दिया है आपको कथन, कौन सा कथन सत्य है ये बताना है। पहला कथन दिया है क्रिप्स मिशन के मुख्य कारणों में दक्षिण पूर्व एशिया में मित्र देशों की विफलता एवं ब्रिटेन पर दबाव था। तो ये जो है आपको असत्य है, पहला ऑप्शन जो है आपको असत्य है। दूसरा ये देखते हैं, सॉरी क्या दिया है, कौन सा कथन सत्य है। तो एक मिनट, कौन सा कथन सत्य दिया है कि कौन सा कथन जो है सत्य है ये बताना है। तो पहला सही है, सॉरी मैंने गलत से बोल दिया, ध्यान रखिएगा। क्रिप्स मिशन के प्रमुख कारणों से दक्षिण पूर्व एशिया में मित्र देशों की विफलता में ब्रिटेन पर दबाव था, बिल्कुल सही है। दूसरा ऑप्शन है क्रिप्स मिशन के प्रस्ताव में डोमिनियन दर्जा के साथ एक एक नए भारतीय संघ का निर्माण एवं युद्ध के बाद
भारत हेतु एक संविधान निर्माण निकाय की स्थापना भी शामिल था, ये भी सही है, दूसरा ऑप्शन सही है। तीसरा ऑप्शन है उदारवादी महासभा ने क्रिप्स के प्रस्ताव को खारिज किया जबकि मुस्लिम लीग ने प्रस्ताव पर सहमति प्रकट किया, तो ये आपको गलत है। यानी पहला और दूसरा सत्य है, तो इसमें पूछा कि कितने कथन सत्य है, तो ऐसे भी क्वेश्चन आता है, तो ध्यान रखिएगा केवल 2 कथन सत्य है। और 2 कथन कौन कौन, तो पहला और दूसरा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन 25 नंबर देखते हैं। इंडियन एसोसिएशन के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? इंडियन एसोसिएशन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है? तो इसका आंसर सी हो जाएगा। आनंद मोहन बोस और सुरेंद्र नाथ बनर्जी इसके प्रमुख नेता थे। इंडियन एसोसिएशन के प्रमुख नेता कौन थे? तो आनंद मोहन बोस और सुरेंद्र नाथ बनर्जी जो है इसके प्रमुख नेता थे। और इसकी स्थापना कब हुआ था? इंडियन एसोसिएशन की स्थापना कब हुआ था? तो याद रखिएगा 1876 में, 1876 में। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। 26 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए और कौन सा कथन सत्य है ये हमें बताना है। ठीक है, पहला दिया है वर्नाकुलर प्रेस एक्ट को मुंह बंद करने वाले अधिनियम की संज्ञा दी गई, तो ये बिल्कुल सही है। वर्नाकुलर प्रेस एक्ट 1878 में हुआ था, 1878 में। तो पहले तो ये डेट याद रखिएगा। इसको जो है मुंह बंद करने वाला अधिनियम की संज्ञा दी गई थी, तो बिल्कुल सही है। ठीक है, उसके बाद दूसरा ऑप्शन दिया 1883 ईस्वी में बाल गंगाधर तिलक देश के ऐसे प्रथम पत्रकार थे जिन्हें कारावास की सजा दी गई थी, जिन्हें कारावास की सजा दी गई थी। तो ये ऑप्शन आपका जो है गलत है, दूसरा ऑप्शन गलत है, तो पहला ऑप्शन ही सही है। तो केवल 1 जो है आपको सही हो जाएगा, केवल 1 इसमें जो है सही हो जाएगा। ठीक है, तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं 27 नंबर। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और कौन सा कथन असत्य कथन है उसको बताना है। पहला दिया है 1921 में बंगाल प्रेसिडेंसी और बॉम्बे प्रेसिडेंसी तथा राजकोट राज्य महिलाओं के मतदान का अधिकार प्रदान करने वाला पहले राज्य था, तो ये गलत हो जाएगा, पहला ही गलत है। ठीक है, दूसरा ये देखते हैं भारत सरकार अधिनियम 1919 के तहत महिलाओं के मताधिकार का निर्णय प्रांतीय परिषद पर छोड़ दिया गया था जो संपत्ति, आय और शिक्षा के मानदंडों पर आधारित था, तो ये ऑप्शन सही है, दूसरा ऑप्शन सही है, पहला ऑप्शन गलत है। तो इसमें हो जाएगा केवल 1 ही असत्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं 28 नंबर। भारत में सिविल सेवाओं के विकास के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भारत में सिविल सेवाओं के विकास के संबंध में दिया है और कौन सा सत्य कथन है ये बताना है। ठीक है, पहला कथन दिया है चार्टर एक्ट 1853 के माध्यम से नियुक्तियों के मामले में निदेशकों का संरक्षण समाप्त हो गया। चार्टर एक्ट 1853 के माध्यम से नियुक्तियों के मामले में निदेशकों का संरक्षण समाप्त हो गया। उसके बाद दूसरा ऑप्शन दिया है भारतीय सिविल सेवा अधिनियम 1861 के तहत यह व्यवस्था की गई कि प्रशासनिक सेवाओं में भर्ती के लिए अंग्रेजी माध्यम में एक प्रवेश परीक्षा इंग्लैंड में आयोजित की जाएगी, ये भी सही है, पहला और दूसरा ऑप्शन सही है। तीसरा ऑप्शन है लोक सेवाओं पर एंचिसन समिति का गठन लॉर्ड वेलीजेली ने किया था, लोक सेवाओं पर एंचिसन समिति का गठन लॉर्ड वेलीजेली ने किया था, तो ये ऑप्शन जो है आपको दूसरा ऑप्शन गलत है, पहला और दूसरा ऑप्शन सही है, तो इसका पहला और दूसरा आंसर हो जाएगा। ठीक है, यानी डी ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आइए देखते हैं 29 नंबर। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और कौन सा कथन सत्य है ये बताना है। पहला कथन आपको दिया है यूएनए मुखर्जी तथा लालचंद ने पंजाब हिंदू सभा की स्थापना की थी। यूएनए मुखर्जी तथा लालचंद ने पंजाब हिंदू सभा की स्थापना की थी, तो ये कथन बिल्कुल सही है। दूसरा है अखिल भारतीय हिंदू महासभा की प्रथम अधिवेशन कासिम बाजार के महाराजा की अध्यक्षता में हुआ था, ये भी कथन सही है। तीसरा है शुद्ध और संगठन जैसे आंदोलनों का प्रारंभ आर्य समाजियों द्वारा किया गया था, तो ये भी कथन सही है।
तो डी ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा, 1, 2 और 3। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। 30 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। उपयुक्त में से कौन सा जो है सत्य कथन है उसको बताना है। पहला दिया 31 अक्टूबर 1920 को ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस की स्थापना की गई थी। 31 अक्टूबर 1920 को ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस की स्थापना की गई थी, तो पहला ऑप्शन इसका राइट है। दूसरा ऑप्शन है 1920 के भारतीय राष्ट्र कांग्रेस के अध्यक्ष को ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष चुना गया था, तो दूसरा ऑप्शन भी सही है। तो पहला और दूसरा दोनों सही है, तो सी इस ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मानव रक्त समूह प्रणालियों के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। मानव रक्त समूह प्रणालियों के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना और कौन सा सही है ये बताना है। पहला है एबीओ रक्त समूह प्रणाली का निर्धारण लाल रक्त कोशिकाओं की झिल्ली पर दो सतह एंटीजन की उपस्थिति या अनुपस्थिति से होता है, तो पहला जो है आपको क्या है, सही है। दूसरा है ओ रक्त समूह वाले व्यक्तियों के प्लाज्मा में एंटी ए और एंटी बी दोनों एंटीबॉडी नहीं होते हैं, तो ये गलत है। ठीक है, दूसरा ऑप्शन जो है आपको गलत है, पहला ऑप्शन इसका सही है। तो 31 का ए इसका आंसर हो जाएगा, केवल 1 सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 32 नंबर। रक्त का थक्का जमाने की प्रक्रिया में विटामिन के की मुख्य भूमिका क्या है। रक्त का थक्का जमाने की प्रक्रिया में विटामिन के की मुख्य भूमिका क्या है। दिया है चोट वाली जगह पर फाइब्रिन का बनना, चोट वाली जगह पर फाइब्रिन का बनना। उसके बाद दिया है लीवर में प्रोथ्रोम्बिन का बनना। तो रक्त का जमने की प्रतिक्रिया में विटामिन के की मुख्य भूमिका क्या है, तो यही है लीवर में प्रोथ्रोम्बिन का बनना, तो यही इसका बी ऑप्शन सही हो जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 33 नंबर। कॉन्ड्रोसाइट्स किस ऊतक की कोशिकाएं हैं। कॉन्ड्रोसाइट्स किस ऊतक की कोशिकाएं हैं, तो 33 का हो जाएगा आपको उपास्थि, उपास्थि इसका आंसर हो जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 34 नंबर। स्टेम सेल्स के बारे में नीचे दिए गए कथनों पर विचार कीजिए और कौन सा कथन सही है ये बताना। स्टेम सेल्स के बारे में पहला दिया है एम्ब्रियोनिक स्टेम सेल्स प्लूरिपोटेंट होता है और मानव शरीर की लगभग सभी खास तरह की सेल्स में बदल सकती है, तो 34 का ये आपका सही है पहला। दूसरा ऑप्शन है इंड्यूस्ड प्लूरिपोटेंट स्टेम सेल्स का जन्म के बाद अम्बिलिकल कार्ड और प्लेसेंटा से प्राकृतिक रूप से प्राप्त किया जाता है, तो ये दूसरा ऑप्शन गलत है। तीसरा देखते हैं एडल्ट स्टेम सेल्स आमतौर पर मल्टी पोटेंट होते हैं और सामान्यतः पर अपनी ही टिश्यू की सेल्स में बदलने तक सीमित रहते हैं, तो तीसरा ऑप्शन इसका सही है। पहला और तीसरा सही हो जाएगा, पहला और तीसरा यानी बी ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं 35 नंबर। 35 नंबर क्वेश्चन है महिलाओं के प्रमुख लैंगिक हार्मोन के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और कौन सा सही है ये बताना है। महिलाओं के प्रमुख लैंगिक हार्मोन के संबंध में बताना है। पहला दिया है विकसित हो रहे डिम्ब ग्रंथि कूप यानी ओवरियन फॉलिकल्स मुख्य रूप से एस्ट्रोजन हार्मोन का स्राव कराते हैं, तो ये सही है, पहला सही है। दूसरा है कार्पस ल्यूटियम द्वारा स्रावित प्रोजेस्टेरोन महिलाओं में द्वितीयक लैंगिक लक्षणों के विकास के लिए मुख्य रूप से उत्तरदायी होता है, तो दूसरा ऑप्शन जो है आपका इसका गलत है, पहला ही सही है, तो केवल पहला आपका ये सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आइए देखते हैं। पुष्पीय पौधों में परागण क्या है। पुष्पीय पौधे में परागण या पोलिनेशंस क्या है, तो ये है आपको परागकणों का परागकोश से वर्तिकाग्र तक पहुंचना, परागकणों का परागकोश से वर्तिकाग्र तक पहुंचना। 37 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। सूची 1 और सूची 2 को जो है सम्मिलित करना है। सूची 1 और सूची 2 रेटिना की संरचना और विशेषताएं दिया हुआ है, तो आइए इसको हम लोग थोड़ा सा देखते हैं। ठीक है, रॉड कोशिकाएं, रॉड कोशिकाएं, तो ये हो जाएगा आपको कम रोशनी
इसको टॉपिक में दिखने के लिए जिम्मेदार होता है। कम रोशनी में देखने के लिए जिम्मेदार कौन होता है? रॉड कोशिकाएं। कौन कोशिकाएं दिया है? कौन कोशिकाएं। तो ये हो जाएगा आपको दिन की रोशनी और रंगीन दृष्टि के लिए जिम्मेदार होता है। कौन कोशिकाएं दिन की रोशनी और रंगीन दृष्टि के लिए जिम्मेदार होता है? ब्लाइंड स्पॉट। ब्लाइंड स्पॉट क्या हो जाएगा? तो ब्लाइंड स्पॉट ये हो जाएगा आपको एक ऐसा क्षेत्र जहां बिल्कुल भी फोटो फोटो रिसेप्टर कोशिकाएं नहीं होती है। एक ऐसा क्षेत्र जहां बिल्कुल भी फोटो रिसेप्टर कोशिकाएं नहीं होती है, उसको क्या कहते हैं? तो ब्लाइंड स्पॉट। उसके बाद दिया है फोबिया सेंट्रोलिस। फोबिया सेंट्रोलिस, तो ये हो जाएगा आपको सबसे साफ देखने और रिजोल्यूशन वाला बिंदु। सबसे साफ देखना और रिजोल्यूशन वाला बिंदु हो जाएगा फोबिया सेंट्रोलिस। तो ऑप्शन के हिसाब से हो जाएगा आपको 2 4 3 1, 2 4 3 1। तो आइए देखते हैं 2 4 3 1, सी ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं 38 नंबर। निम्नलिखित में से कौन सा जीव ऐसा है जिसके रक्त प्लाज्मा में हीमोग्लोबिन सीधे घुला होता है और जिसमें लाल रक्त कोशिकाएं नहीं होती? जिसमें लाल रक्त कोशिकाएं नहीं होती तो केचुआ हो जाएगा। केचुआ इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, एनालिडा संघ का है, एनालिडा संघ का है, तो ये भी याद रखिएगा। आइए नेक्स्ट 39 नंबर क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। बायोलीचिंग के जरिए क्रम ग्रेड वाले अयस्कों से धातु निकलने के लिए किस प्रक्रिया एसिडिथियोबैसिल्स फेरोऑक्सीडेंट्स जैसे सूक्ष्म जीवों का इस्तेमाल किया जाता है? तो 39 का हो जाएगा आपको बायो माइनिंग। बायो माइनिंग इसका आंसर हो जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 40 नंबर। 40 नंबर क्वेश्चन है लसिका अंगों और उसके जैविक विशेषताओं के निम्नलिखित जोड़ों पर विचार कीजिए। लसिका अंगों और उसकी जैविक विशेषताओं के निम्नलिखित जोड़ों पर विचार कीजिए और कितने सही ढंग से मेल खाते हैं उसको जो है आपको बताना है। ठीक है, तो अस्थि मज्जा दिया है आपको, अस्थि मज्जा। तो अस्थि मज्जा आपका ठीक है दिया है प्राथमिक लसिका अंग है। अस्थि मज्जा प्राथमिक लसिका अंग है। उसके बाद प्लीहा दिया है लिम्फोसाइट बनाने की प्रथम जगह है। लिम्फोसाइट बनाने की प्रथम जगह है। थाइमस दिया टी लिम्फोसाइट के परिपक्व होने की जगह है। लिम्फा नोड्स दिया रक्त में मौजूद सूक्ष्म जीवों को रोकता है। ठीक है, तो 40 का केवल 2 जोड़े जो है सही है, पहला और आपको जो है तीसरा सही है। तो इसमें 2 जोड़े हो जाए, केवल 1 जोड़ा, केवल 2 जोड़ा, तो केवल 2 जोड़ा बी ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। पेट के ठीक बाद मानव आहार नली के हिस्से का सही क्रम प्रोक्सिमल से डिस्टल इनमें से कौन सा सही है? पेट के ठीक बाद मानव आहार नली के हिस्से का सही क्रम बताना है। ठीक है, तो सी ऑप्शन सही हो जाएगा। डियोडेनम, जेजुनम, इलियम, स्कीम, कोलन और मलाशय। कोलन और मलाशय हो जाएगा, तो सी ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं 42 नंबर। इनमें से कौन सा फल अनिषेक फल या पॉर्थिनोकोपिक फल है? इनमें से कौन सा फल अनिषेक फल या पॉर्थिनोकोफिल फल है? तो 42 का आंसर हो जाएगा आपको केला। ये ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। औषधीय रसायन यज्ञ के लिए दवाओं का सबसे उपयोगी वर्गीकरण है। औषधीय रसायन यज्ञ के लिए दवाओं का सबसे उपयोगी वर्गीकरण है 43 नंबर। तो सी हो जाएगा आपको आणविक लक्ष्यों के आधार पर, आणविक लक्ष्यों के आधार पर। नेक्स्ट क्वेश्चन आइए देखते हैं। सोडियम कार्बोनेट का क्षारीय लवण है, क्योंकि यह एक लवण है। सोडियम कार्बोनेट एक क्षारीय लवण है क्योंकि यह एक लवण है। तो 44 का डी ऑप्शन सही हो जाएगा, कमजोर अम्ल और मजबूत क्षार। कमजोर अम्ल और मजबूत क्षार। नेक्स्ट क्वेश्चन। एक्स और वाई के बीच प्रतिक्रिया से यौगिक जेड बनता है। एक्स इलेक्ट्रॉन खोता है और वाई इलेक्ट्रॉन प्राप्त करता है। इनमें से कौन सा गुण
जेड द्वारा प्राप्त प्रदर्शित नहीं किया जाता है। तो बी ऑप्शन सही हो जाएगा, इसका गलनांक कम होता है, इसका गलनांक कम होता है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं 46 नंबर। कुछ रासायनिक यौगिक सूची 1 और उनके इस्तेमाल सूची 2 में दिए गए, इन्हें मिलाया और नीचे दिए गए कूट का इस्तेमाल करके सही विकल्प को चुने। सही विकल्प को चुने, सूची 1 और सूची 2 दिया है आपको एथिलीन ग्लाइकल, ठीक है, एथिलीन ग्लाइकल। तो ये हो जाएगा आपको कॉर रेडिएटर एम एंटीफ्रीज हो जाएगा, कार रेडिएटर एम एंटीफ्रीज एथिलीन ग्लाइकल हो जाएगा। कैल्शियम प्रोपियोनेट, कैल्शियम प्रोपियोनेट ये हो जाएगा आपको बी। ब्रेड में फफूंदी को रोकने के लिए प्रिजर्वेटिव किया जाता है, कैल्शियम प्रोपियोनेट को ब्रेड में फफूंदी को रोकने के लिए प्रिजर्वेटिव किया जाता है। तीसरा ऑप्शन देखते हैं, बिस्फेनॉल ए दिया है, बिस्फेनॉल ए दिया है, तो ये सी ऑप्शन सही हो जाएगा। पॉलीकार्बोनेट या प्लास्टिक के लिए मोनोमर, मोनोमर हो जाएगा। आइए चौथा ऑप्शन देखते हैं, सोडियम मेटा बाइसल्फाइड, सोडियम मेटा बाइसल्फाइड ये हो जाएगा आपको फलों के रसों में एंटीऑक्सीडेंट और प्रिजर्वेटिव, ठीक है। तो आमने सामने हो जाएगा, ए 1 का ए, 2 का बी, 3 का सी, 4 का डी। 1 का ए, 2 का बी, 3 का सी, 4 का डी, यानी पहला ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आइए देखते हैं, सहयुग्मी अम्ल क्षार युग्म के निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। सहयुग्मी अम्ल क्षार युग्म के निम्नलिखित युग्मों पर विचार करना है। तो इसमें से क्या देना है, का सही मिलान किया गया है, सही मिलान किया गया है। तो तीनों का सही मिलान सही है, ठीक है, तीनों का जो है सही मिलान सही है। जैसे दिया हाइड्रोक्लोरिक अम्ल HCl एसिड, ठीक है। उसके बाद जो है तीनों मिलान इसका सही है, ध्यान रखिएगा, तीनों इसका आंसर हो जाएगा, ज़्यादा विस्तार में नहीं जाते हैं। 48 नंबर देखते हैं, निम्नलिखित कथन ए और कारण आर पर विचार करें। और क्वेश्चन का लेवल भी आप देख ही रहे हैं कि क्या है, तो आंसर ही बता दे रहे हैं, वही काफ़ी है, ठीक है। कथन ये और कारण दिया है, पिग आयरन या कास्ट आयरन कठोर होता है लेकिन भूंगर आसानी से टूटने वाला होता है, जबकि स्टील पिग आयरन की तुलना में अधिक कठोर और मजबूत होता है। तो ये तो बिल्कुल सही है। दूसरा कारण दिया है, स्टील की तुलना में पिग आयरन में कार्बन की मात्रा अधिक होती है और सिलिकॉन सल्फर की मौजूदगी से भूंगर बनाती है। तो ये भी सही है और सही व्याख्या भी कर रहा है। तो 48 का बी सही हो जाएगा, ए और आर दोनों सही है और आर ए सही का व्याख्या भी है, तो 48 का बी सही हो जाएगा। आइए नेक्स्ट देखते हैं 49 नंबर। सूची 1 और सूची 2 को जो है मिलान करने के लिए दिया हुआ है, सूची 1 और सूची 2 को। तो इसमें दिया हुआ है आपको 2AgBr, ठीक है, 2Ag+Br, ये क्या है, तो ये आपका है, ये अपघटन अभिक्रिया है, अपघटन अभिक्रिया हो जाएगा। फिर दिया H2+Cl बराबर 2HCl, तो ये क्या है, तो ये संयोजी अभिक्रिया है। CuS4+Fe, FeSO4+ कॉपर बनता है। तो आपको सी का हो जाएगा, ये विस्थापन अभिक्रिया है, ठीक है, लोहा को जो है विस्थापन अभिक्रिया है यहाँ पे देख, ठीक है, कॉपर को यहाँ पे विस्थापन अभिक्रिया इसको बोला जाएगा। नेक्स्ट है HNO3+KOH, तो ये हो जाएगा आपको उदासीनीकरण हो जाएगा, उदासीनीकरण। तो ऑप्शन के हिसाब से ये ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा 49 का। नेक्स्ट आइए देखते हैं हम लोग 50 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, आधुनिक आवर्त नियम के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। आधुनिक आवर्त नियम के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है, ठीक है, आधुनिक आवर्त नियम के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है, ये बताना है। तो बी ऑप्शन सही हो जाएगा, तत्वों के भौतिक और रासायनिक गुण उनके परमाणु क्रमांक के आवर्ती फलन होते हैं। तत्वों के भौतिक और रासायनिक गुण उनके परमाणु क्रमांक के आवर्ती फलन होते हैं, ठीक है। तो 50 का आपको
बी ऑप्शन सही हो जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग 51 नंबर। इनमें से तत्वों के कौन से जोड़े आइसो इलेक्ट्रॉनिक हैं? इनमें से तत्वों के कौन से जोड़े आइसो ई इलेक्ट्रॉनिक हैं? तो 51 का आपको सी ऑप्शन सही हो जाएगा। 1 और 3 O2- और Na+ और Al3+ और N3- हो जाएगा ये इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। एक साइकिल सवार 10 मीटर की दूरी पर फिसलते हुए रुकता है। इस दौरान सड़क के कारण साइकिल पर लगने वाला बल 200 न्यूटन है और यह गति की दिशा को ठीक विपरीत है। सड़क पर साइकिल द्वारा किया गया कार्य क्या है? तो 52 का हो जाएगा डी, इनमें से कोई भी नहीं। ठीक है, इनमें से कोई भी नहीं। 53 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। निर्वात में कोई वस्तु केवल गुरुत्वाकर्षण के प्रभाव में मुक्त रूप से गिर रही है। मुक्त पतन के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 53 नंबर। ठीक है, पहला कथन दिया, गतिज ऊर्जा कम हो जाती है क्योंकि नीचे गिरते समय वस्तु का वेग कम हो जाता है। बिल्कुल सही है। दूसरा ऑप्शन दिया है, स्थिति ऊर्जा कम हो जाती है क्योंकि वस्तु की ऊंचाई कम हो जाती है। तो ये ऑप्शन आपको गलत है। तीसरा ऑप्शन है, नीचे गिरने के दौरान कुल यांत्रिक ऊर्जा स्थिर रहता है। तो ये भी गलत है। नीचे गिरने के दौरान कुल रैखिक संवेग समान रहता, तो ये सही है। यानी पहला और चौथा इसका राइट आंसर हो जाएगा, पहला और चौथा। ठीक है, सॉरी, इसमें क्या बताना है, कौन सा गलत है, गलत बताना है। तो पहला और चौथा गलत है, ध्यान रखिएगा, मैं थोड़ा सा मिस्टेक से बोल दिया। आपको दूसरा सही है और तीसरा सही है। फिर से मैं इसको पढ़ देता हूँ। स्थित ऊर्जा कम हो जाती है क्योंकि वस्तुओं की ऊंचाई कम हो जाती है। कब? जो आपको जो है कोई भी वस्तु ऊपर से गिरती है, ठीक है, मुक्त रूप से जो है कोई भी गिर रही है, उसके बारे में पूछ रहा है। तो दूसरा और तीसरा सही है, लेकिन पहला और चौथा क्या है, तो ये गलत है। ध्यान रखिएगा, पहला और चौथा गलत है। ठीक है, आइए 54 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। यदि पृथ्वी की सतह पर गुरुत्वाकर्षण त्वरण जी का मान 9.8 मीटर प्रति सेकेंड है, यदि पृथ्वी का द्रव्यमान बदले बिना उसकी त्रिज्या अचानक घटकर आधी हो जाए तो जी का मान क्या होगा? तो जी का मान आपका हो जाएगा 29.2 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, तो इसको आप लोग बना लीजिएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। 55 नंबर क्वेश्चन। एक इलेक्ट्रिक बल्ब की रेटिंग 220 वोल्ट और 100 वाट है। जब इसे 100 वोल्ट सप्लाई पर चलाया जाता है तो खर्च होने वाली पावर लगभग इतनी होगी। तो 55 का डी ऑप्शन से हो जाएगा, 25 वाट होगी, 25 वाट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्रकाश के परावर्तन और अपवर्तन के बारे में नीचे दिए गए कथनों पर विचार करें और ऊपर दिए गए कथनों में से कौन सा सही है ये बताना है। तो 56 का दिया है पहला, आपतन कोण हमेशा परावर्तन कोण के बराबर होता है, तो बिल्कुल सही है ये। उसके बाद दिया है, जब प्रकाश से विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाता है तो वह अविलंब से दूर मुड़ जाता है, तो ये आपको दूसरा ऑप्शन इसका गलत है। तीसरा ऑप्शन है, किसी माध्यम का अपवर्तनांक उस माध्यम में प्रकाश की चाल और निर्वात में प्रकाश की चाल का अनुपात होता है, तो ये भी गलत है। चौथा है, पूर्ण आंतरिक परावर्तन तब होता है जब प्रकाश सघन माध्यम से विरल माध्यम में क्रांतिक कोण से अधिक कोण पर जाता है, तो ये सही है। तो पहला और चौथा सही है, पहला और चौथा इसका राइट आंसर हो जाएगा, पहला और चौथा सी ऑप्शन। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। विद्युत बल रेखाओं के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और कौन सा सही है ये बताना है। विद्युत बल्ब रेखाओं के बारे में पहला कथन आपको दिया है, ये धनात्मक आवेश से शुरू होता है और नकारात्मक आवेश पर खत्म होता है। बिल्कुल सही है। दूसरा ऑप्शन है, दो विद्युत क्षेत्र रेखाएं एक दूसरे को काट सकती है, तो ये गलत है। तीसरा ऑप्शन है, ये आवेशित चालक की सतह के लंबवत या परपेंडिकुलर होता है। ठीक है, तो ये ऑप्शन तीसरा ऑप्शन सही है। चौथा है, ये आवेशित चालक के अंदर मौजूद होता है, तो ये ऑप्शन आपको गलत है। तो पहला और तीसरा ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा, यानी ये ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। आइए नेक्स्ट देखते हैं हम लोग 58 नंबर। निम्नलिखित में कथन ए और कारण आर पर विचार करें और सही उत्तर का चयन करना है। दिया है,
प्रतिरोधकों के समांतर संयोजन में कुल प्रतिरोध का व्युत्क्रम अलग अलग प्रतिरोधों के व्युत्क्रमों के योग के बराबर होता है। ठीक है, तो ये बिल्कुल सही है। दूसरा कारण आर, समांतर संयोजन में प्रवेश करने वाली कुल धारा अलग अलग शाखाओं में बढ़ जाती है और प्रत्येक शाखा में वोल्टेज समान रहता है, तो ये भी सही है। तो बी ऑप्शन से ए और आर दोनों सही है और आर ए की सही व्याख्या है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 59 नंबर क्वेश्चन दिया है सूची 1 और सूची 2 और सुधारात्मक लेंस से मिलाएं, सही मिलान करना है। ठीक है, दिया है निकट दृष्टि दोष यानी मायोपिया, तो ये अवतल लेंस हो जाएगा। निकट दृष्टि दोष मायोपिया अवतल लेंस, दूर दृष्टि दोष हाइपरमेट्रोपिया, तो दूसरा का हो जाएगा उत्तल लेंस। तीसरा है जरा दृष्टिता या प्रेस बायोपिया, तो तीसरा का हो जाएगा आपको डी हो जाएगा बाईफोकल लेंस। चौथा है दृष्टि वैषम्य या एस्टिग्मेटिज्म, तो चौथा का आपका हो जाएगा सी यानी बेलनाकार लेंस हो जाएगा। तो इसका ए ऑप्शन सही हो जाएगा। 1 का बी, 2 का ए, 3 का डी और 4 का सी। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 60 नंबर, प्रकाशीय उपकरणों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और कौन सा कथन जो है गलत दिया है वो बताना है। तो 60 का पहला दिया है साधारण सूक्ष्मदर्शी किसी वस्तु की बड़ी और आभासी छवि बनाने का अवतल लेंस का उपयोग करती है, तो यही आपको गलत है। बाकी सब सही है, इसको हम लोग देख लेते हैं। संयुक्त सूक्ष्मदर्शी की आवर्धन क्षमता ऑब्जेक्टिव लेंस और आईपीस के आवर्धनों के गुणनफल के बराबर होता है, तो ये बिल्कुल सही है। दूसरा है दूरदर्शी में ऑब्जेक्टिव लेंस की फोकल दूरी आईपीस की फोकल दूरी से अधिक होता है, तो ये भी सही है। चौथा है पेरिस्कोप में प्रकाश की दिशा बदलने के लिए 2 समतल दर्पणों का उपयोग किया जाता है, तो ये भी सही है। तो दूसरा, तीसरा और चौथा सही है, पहला गलत है। तो दूसरा, तीसरा और चौथा, तो इसमें कौन गलत बताना था, तो पहला ही गलत है, तो ये ऑप्शन राइट हो जाएगा। नेक्स्ट आइए देखते हैं 61 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा कारण उच्छल तारों के द्रव्यमान की ह्रास के लिए उत्तरदायी, उच्छल तारों के द्रव्यमान के ह्रास के लिए उत्तरदायी है। तो सूर्य का उष्मा एवं ज्वारीय बल, सी ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आइए देखते हैं। अर्जेंटीना पैराग्वे या बुलाबिया के मिश्रित वनस्पति को क्या कहते हैं? अर्जेंटीना पैराग्वे या बुलाबिया के मिश्रित वनस्पति को क्या कहते हैं? 62 नंबर क्वेश्चन, तो ये कहते हैं आपको ग्रेन चाको कहते हैं इसको। नेक्स्ट आइए देखते हैं 63 नंबर, सूची 1 और सूची 2 को जो है मिलान कर नीचे दिए गए कोड का प्रयोग करते हुए सही उत्तर का चुनना है। ठीक है, दिया है आपको नगर दिया है, उसके बाद नदी दिया है। ठीक है, पेरिस दिया है, पेरिस, तो पेरिस जो है सीन नदी के किनारे पर है। फ्रांस सीन नदी के किनारे पे है। और बर्लिन जो है सिप्री नदी के किनारे पे है, सिप्री नदी हो जाएगा बर्लिन। जर्मनी की राजधानी बर्लिन है। और क्यू दिया है, यूक्रेन की राजधानी क्यू है। ठीक है, तो क्यू जो है नीपर नदी के किनारे है। कोलोन दिया है, कोलोन, ये कोलोन जर्मनी का एक राज्य है, ध्यान रखेंगे कोलोन। ये जो है राइन नदी के किनारे है, राइन नदी के किनारे। ठीक है, तो 4 3 1 2, आइए कूट देखते हैं। 4 3 1 2, 4 3 1 2, तो डी ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से कौन सी पर्वत श्रेणी उत्तरी अमेरिका के पश्चिमी कॉर्डिलेरा का हिस्सा नहीं है? निम्न में कौन सी पर्वत श्रेणी उत्तरी अमेरिका के पश्चिमी कॉर्डिलेरा का हिस्सा नहीं है? 64 नंबर क्वेश्चन, तो ऑपलेशियन इसका आंसर हो जाएगा, ऑपलेशियन इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 65 नंबर, निम्न में कौन सी मृदाएं पेडोकल वर्ग में शामिल है? पेडोकल वर्ग में शामिल है, उपरोक्त में से सही विकल्प का चुनना है। तो इसका
पेरी मृदा दिया है, तो ये पेरी मृदा जो है पेडिकल वर्ग में शामिल है, पेरी मृदा हो जाएगा। चेरोनोजम मृदा भी जो है पेडिकल वर्ग में शामिल है, तो पहला और दूसरा हो जाएगा। तीसरा दिया है चेस्टन मृदा, चेस्टन मृदा भी जो है आपको पेडिकल वर्ग में शामिल है, तो पहला दूसरा तीसरा हो जाएगा। चौथा इसका जो पडजोल मृदा मृदा जो है पडजोल मृदा मृदा ये शामिल नहीं है, तो आपको पहला दूसरा और तीसरा हो जाएगा इसका आंसर, पहला दूसरा और तीसरा, ये ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कोपेन के वर्गीकरण योजना के अनुसार भारत की जलवायु प्रादेशिक सूची 1 और सूची 2 के साथ सम्मिलित कीजिए। तो कोपेन के जलवायु के अनुसार बताना है, जलवायु दिया है, एक तरफ जो है संकेत दिया है CWG, CWG, तो इसका हो जाएगा आपको गंगा का मैदान, पूर्वी राजस्थान, उत्तरी मध्य प्रदेश और उत्तर पूर्वी भारत का अधिकतर जो है प्रदेश हो जाएगा। CWG को बोला जाता है शुष्क शीत ऋतु, शुष्क शीत ऋतु बोला जाता है, तो ये हो जाएगा आपको AW दिया है, AW यानी उष्ण कटिबंधीय सावन, उष्ण कटिबंधीय सावन, तो ये आपका हो जाएगा चौथा हो जाएगा। कर्क रेखा के दक्षिण में प्रायद्वीपीय पठार का अधिकांश भाग, कर्क रेखा के दक्षिण में प्रायद्वीपीय पठार के अधिकांश भाग एक W से इसको चिन्हित किया जाता है। AMW, AMW ये उष्ण कटिबंधीय मानसून है, उष्ण कटिबंधीय मानसून है, तो इसका हो जाएगा तीसरा हो जाएगा। गोवा के दक्षिण में भारत का पश्चिमी तट, AS दिया है यानी सूखा गर्मी मानसून, सूखा गर्मी मानसून, तो AS हो जाएगा ये आपको तमिलनाडु का कोरोमंडल तट। तो ऑप्शन के हिसाब से 2 4 3 1 हो जाएगा, 2 4 3 1 इसका सही आंसर हो जाएगा, 2 4 3 1 यानी बी ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कथन यूरेनियम के संदर्भ में सही है? यूरेनियम के संदर्भ में कौन सा कथन जो है सही है? पहला दिया है यह आर्कियन और अवसादी शैलों में पाया जाता है, तो आर्कियन और अवसादी शैलों में पाया जाता है, सही है। आंध्र प्रदेश के तुमालपल्ली देश की सबसे बड़ी यूरेनियम खदान मानी जाती है, ठीक है। तो सबसे बड़ी खदान, सबसे बड़ी यूरेनियम की खदान जो है किसको माना जा रहा है? तो तुमालीपल्ली को, तुमालीपल्ली देश की सबसे बड़ी यूरेनियम खदान माना जाता है आंध्र प्रदेश का, तो ये बिल्कुल सही है। तीसरा ऑप्शन आपको दिया है, इसका प्रमुख अयस्क पिच ब्लेड थोरियना ईट सर्मसकाइट है, ये भी ऑप्शन सही है, यानी तीनों ऑप्शन सही, उपयुक्त में से एक से अधिक इसका आंसर हो जाएगा। आइए नेक्स्ट 68 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। खोलोंगछू जल विद्युत परियोजना निम्नलिखित में से किन दो देशों की संयुक्त उद्यमी परियोजना है? खोलोंगछू जल विद्युत परियोजना 68 का, ठीक है, 68 का, तो भारत और भूटान हो जाएगा इसका आंसर, भारत और भूटान। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग को देखते हैं 69 नंबर। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और कौन सा कथन सही है ये बताना है। पहला दिया विश्व में चीनी के उत्पादन में क्यूबा के बाद भारत का स्थान दूसरा है, विश्व में चीनी के उत्पादन में क्यूबा के बाद भारत का स्थान दूसरा है, ठीक है। तो क्या दे, कौन सा कथन जो है सही है? तो ये गलत है, ध्यान रखिएगा। भारत विश्व में ब्राजील के बाद जो है चीनी का दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक है, ब्राजील के बाद हो जाएगा, क्यूबा नहीं, तो ये क्यूबा गलत हो जाएगा। दूसरा है भारत का पहला सफल वैक्यूम पैन प्रक्रिया द्वारा चीन संयंत्र की स्थापना वर्ष 1910 बिहार के चंपारण में हुआ था, तो ध्यान रखेंगे ये भी दूसरा ऑप्शन भी सही है। कब हुआ था? तो 1904 में, ध्यान रखिएगा। सब पहले सफल वैक्यूम पैन प्रक्रिया द्वारा चीन संयंत्र की स्थापना वर्ष 1904 में बिहार के मंढौरा सारण में हुआ था, चंपारण दिया है तो गलत हो जाएगा, सारण में हुआ था, मंढौरा सारण में 1904 में। तो कौन कोई सही नहीं है, तो डी ऑप्शन सही हो जाएगा, न तो 1 न तो 2। 70 नंबर देखते हैं। 2011 की जनगणना के अनुसार दशक के दौरान जनसंख्या वृद्धि में सबसे अधिक
प्रतिशत दर वाले राज्यों का सही क्रम क्या है? तो ये ऑप्शन सही हो जाएगा मेघालय प्लस मेघालय सबसे पहले, उसके बाद अरुणाचल प्रदेश, उसके बाद बिहार, उसके बाद जम्मू कश्मीर। 2011 जनगणना के अनुसार दशक के दौरान जनसंख्या वृद्धि में सबसे अधिक प्रतिशत दर वाला राज्य मेघालय सबसे हो जाएगा, उसके बाद अरुणाचल प्रदेश, उसके बाद जो है बिहार, उसके बाद जम्मू कश्मीर हो जाएगा, तो याद रखिएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं 71 नंबर। चुनावों के दौरान पेड न्यूज या पैसे देकर छपाई गई खबरें और गुमराह करने वाले सामग्री के खतरे को रोकने के लिए किस खास संस्था को मीडिया सर्टिफिकेशन और मॉनिटरिंग कमेटी के जरिए इलेक्ट्रॉनिक और सोशल मीडिया पर सभी राजनीतिक के विज्ञापनों के पहले से मंजूरी को संभालने का अधिकार दिया गया है? तो 71 का सी सही हो जाएगा भारतीय चुनाव आयोग, भारतीय चुनाव आयोग। नेक्स्ट क्वेश्चन 72 नंबर है। केंद्र सरकार ने हाल ही में राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद को मानित विश्वविद्यालय का दर्जा दिया गया है। मौजूद प्रशासनिक ढांचे के तहत किस संस्था के पास इस दर्जा की सिफारिश करने की शक्ति है? तो 72 का सी सही हो जाएगा विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग इसका आंसर हो जाएगा। 73 नंबर क्वेश्चन है। मुख्य चुनाव आयुक्त और अन्य चुनाव आयुक्त अधिनियम 2023 के तहत मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति के लिए बनी चयन समिति में निम्नलिखित में से कौन शामिल नहीं है? तो 73 का सी सही हो जाएगा भारत के मुख्य न्यायाधीश, भारत के मुख्य न्यायाधीश सही हो जाएगा। नेक्स्ट है उद्देश्य प्रस्ताव के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। उद्देश्य प्रस्ताव के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। इससे संविधान सभा द्वारा उसी दिन सर्वसम्मति से अपना लिया गया जिस दिन इसे जवाहरलाल नेहरू द्वारा प्रस्तुत किया गया था। तो 74 का कौन सा कथन जो है सही है? तो ये आपको सही नहीं है। दूसरा है उद्देश्य प्रस्ताव में निहित आदर्शों को बिना किसी संशोधन के संविधान की प्रस्तावना में शामिल कर लिया गया था, तो ये भी गलत है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो दोनों ऑप्शन गलत है, तो डी ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आइए देखते हैं 75 नंबर। यदि कोई संविधान पूर्व कानून संविधान के भाग 3 के अंतर्गत गारंटीकृत किसी मौलिक अधिकार का पूर्णतः उल्लंघन करता है तो अनुच्छेद 13(1) का अनुप्रयोग के तहत उस विशिष्ट कानून का क्या होता है, ये बताना। उस विशिष्ट कानून का जो है क्या होता है बताना है आपको। तो आइए इसका हम लोग ऑप्शन देखते हैं और क्या बताना है इसमें, तो क्या होता है बताना है। तो इसको थोड़ा जूम कर लेते हैं। ठीक है, अब जो है बढ़िया है। तो 75 का आपको आंसर बी हो जाएगा। वह कानून वैध माना जाता है किंतु मौलिक अधिकारों के साथ अपनी असंगति की सीमा तक वह निष्क्रिय और अपरिवर्तनीय हो जाता है, तो बी ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 76 नंबर क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों तकनीकी रूप से गांधीवादी सिद्धांत के बजाय समाजवादी सिद्धांत के रूप में वर्गीकृत किया गया है? तो 76 का सी ऑप्शन सही हो जाएगा। उद्योगों के प्रबंधन में श्रमिकों की भागीदारी सुनिश्चित करना इसका आंसर हो जाएगा। आइए 76 के बाद जो है हम लोग देखते हैं 77 नंबर। स्वर्ण सिंह समिति ने संविधान में मौलिक कर्तव्यों को शामिल करने की सिफारिश की थी। समिति द्वारा की गई निम्नलिखित में से कौन सी सिफारिश वास्तव में स्वीकार की गई और 42वें संशोधन अधिनियम में शामिल की गई है? तो 77 का डी ऑप्शन राइट हो जाएगा। उपयुक्त में से कोई भी सिफारिश स्वीकार नहीं की गई थी, तो डी ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। आइए नेक्स्ट देखते हैं 78 नंबर। यदि संसद की संयुक्त सत्र राष्ट्रपति द्वारा बुलाया जाता है लेकिन लोकसभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष दोनों ही बीमारी के कारण अनुपस्थित हैं, तो निम्नलिखित में से कौन सा संवैधानिक रूप से संयुक्त सत्र की अध्यक्षता करने के लिए अधिकृत है? तो 78 का आपको जो है 78 का बी ऑप्शन सही हो जाएगा। राज्यसभा के उपसभापति हो जाएगा, राज्यसभा के उपसभापति। नेक्स्ट आइए देखते हैं 79 नंबर क्वेश्चन। राष्ट्रपति की अध्यादेश जारी करने की शक्ति के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन मूल रूप से सही नहीं है?
तो सी ऑप्शन सही हो जाएगा। संसद के पुनः समावेत होने के 6 सप्ताह के भीतर अध्यादेश को संसद द्वारा अनुमोदित किया जाना चाहिए, अन्यथा यह निष्प्रभावी हो जाता है। तो सी ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 80 नंबर देखते हैं। जब भारत के राष्ट्रपति किसी ऐसे विवाद पर सुप्रीम कोर्ट की राय मांगते हैं तो संविधान बनाने से पहले कि किसी संधि या समझौते से जुड़ा हो तो सुप्रीम कोर्ट के संवैधानिक दायित्व क्या होता है? तो बी ऑप्शन सही हो जाएगा। सुप्रीम कोर्ट संवैधानिक रूप से राष्ट्रपति को अपनी राय देने के लिए बाध्य होता है, तो बी ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हाँ ये देखते हैं यहाँ पे 81 नंबर। मौद्रिक नीति समिति के बारे में नीचे दिए गए कथन पर विचार कीजिए, यानी MPC मौद्रिक नीति समिति के बारे में बताना है। 81 नंबर क्वेश्चन, सॉरी 1 मिनट। तो 81 का देखते हैं। यह केंद्र सरकार द्वारा गठित 6 सदस्यों वाली संस्था है, तो ये बिल्कुल सही है। यह महंगाई के लक्ष्यों को बनाए रखने के लिए नीतिगत ब्याज दर रेपो रेट तय करने के लिए जिम्मेदार है, तो ये भी सही है। बराबर वोट होने की स्थिति में आरबीआई गवर्नर के पास निर्णायक वोट का अधिकार होता है, तो तीसरा ऑप्शन भी सही है। तो 1, 2 और 3 डी ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। केंद्रीय आर्थिक सर्वेक्षण 2025-26 में बताए गए मानव विकास के संदर्भ में नीचे दिए गए कथनों पर विचार करें और कौन सा कथन सही है ये बताना है। तो पहला ऑप्शन दिया है, वर्ष 2024-25 के लिए प्राथमिक स्तर पर सकल नामांकन अनुपात 90.9 था, 90.9 था, तो ये बिल्कुल सही है। दूसरा है 2025 में काम रहे आईआईटी की कुल संख्या 25 हो गई, तो ये गलत है। तीसरा है वर्ष 2024-25 के लिए माध्यमिक स्तर पर सकल नामांकन अनुपात 78.7 था, तो ये बिल्कुल सही है। पहला और तीसरा ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। 82 का पहला और तीसरा, तो सी ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट आइए देखते हैं 83 नंबर क्वेश्चन। बिहार में शुरू की गई मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना के बारे में निम्नलिखित कथन पर विचार करें और कौन सा सही है ये बताना है। तो पहला दिया है, इस योजना के तहत छोटे पैमाने पर व्यापार या घरेलू व्यवसाय शुरू करने के लिए चुने गए लाभार्थियों की शुरुआती तौर पर 10,000 का एक सीधा नगद हस्तांतरण दिया जाता है, तो बिल्कुल सही है। दूसरा है, यह लाभ प्रति परिवार केवल एक महिला तक सीमित है, जिसमें विशेष रूप से हर परिवार की सबसे ज्यादा पढ़ी लिखी महिला की प्राथमिकता दी जाती है, तो ये गलत है। तीसरा है जीविका बिहार ग्रामीण आजीविका परियोजना। इस योजना के तहत ग्रामीण लाभार्थियों के लिए जमीनी स्तर पर काम करने, समुदाय को एकजुट करने और निगरानी का काम संभालती है, तो तीसरा ऑप्शन सही है। तो पहला और तीसरा ऑप्शन जो है सही है, पहला और तीसरा सही हो जाएगा। सी ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट आइए देखते हैं 84 नंबर। भारत की नवीकरणीय ऊर्जा से जुड़ी उपलब्धियों के बारे में नीचे दिए गए कथनों पर विचार करना है। 84 नंबर क्वेश्चन, ठीक है। दिया है 2025 की आखिर में भारत ने गैर जीवाश्म ईंधन से बिजली बनाने की 250 गीगावाट क्षमता का आंकड़ों पर पार करके एक ऐतिहासिक उपलब्धि हासिल की है, तो ये आपको जो है सही है, ठीक है। तो पहला ऑप्शन इसका सही है, ठीक है। पहला ऑप्शन इसका सही है, दूसरा ऑप्शन इसका गलत है। तो केवल 1 जो है आपका सही है। पहले क्या पूछा है थोड़ा देख लेते हैं। तो पहला ही ऑप्शन सही है, तो सही ही पूछा है, तो सही ही आंसर हो जाएगा, यानी 1 केवल 1 सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन आइए देखते हैं 85 नंबर। हस्तांतरण भुगतान या ट्रांसफर पेमेंट के बारे में कौन सा कथन सही है? हस्तांतरण भुगतान के बारे में, तो सी ऑप्शन से इसके उदाहरणों में स्कॉलरशिप और बेरोजगारी भत्ता शामिल है, यही सही है। नेक्स्ट आइए देखते हैं 86 नंबर। भारत में रोलिंग प्लान की अवधारणा किस सरकार द्वारा शुरू की गई है? भारत में रोलिंग पावर, तो जनता पार्टी सरकार इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आइए क्वेश्चन देखते हैं 87 नंबर। सितंबर 2025 में मंजूर किए गए व्यापक जीएसटी 2.0 संरचनात्मक कर सुधारों के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो पहला दिया है, 56वें जीएसटी काउंसिल की बैठक में पुराने मल्टी स्लेब स्ट्रक्चर को पूरी तरह खत्म कर दिया गया।
भारत का 5% और 18% वाले आसान दो स्लैब स्टैंडर्ड टैक्स सिस्टम में बदल दिया गया। तो ये आपका जो है ठीक है। तो पहला तो सही है, इसमें क्या बताना है थोड़ा 1 मिनट देख कौन सा कथन सही है। तो पहला सही है, ध्यान रखेंगे पहला इसका क्या है तो सही है, पहला आपको सही है। दूसरा है विशेष तौर पर लग्जरी और सीन आइटम तंबाकू पान मसाला और महंगे प्राइवेट एयरक्राफ्ट के लिए 35% का फ्लैट डिमोरे डीमेरिट दर लागू की गई है। तो दूसरा ऑप्शन इसका गलत है। तीसरा ऑप्शन है कम आय वाले उपभोक्ताओं को राहत देने के लिए जीवन के लिए जरूरी सामान जैसे भारतीय रेटिंग रोटी पराठा और 33 जीवन रक्षक दवाओं को 0% जीएसटी दरों में रखा गया है। पहला और तीसरा ऑप्शन सही है, तो पहला और तीसरा ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा, यानी सी ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग 88 नंबर देखते हैं। ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स के अनुसार निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स के बारे में बताना है। पहला दिया है भारत दुनिया भर के 139वीं अर्थव्यवस्था में 38वें स्थान पर पहुंच गया और मध्य और दक्षिण एशिया में शीर्ष स्थान वाला देश बन गया है। तो ये सही है। दूसरा है यह इंडेक्स हर साल वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम द्वारा वर्ल्ड बैंक में सहयोग से प्रकाशित किया जाता है। तो ये आपको गलत है, दूसरा ऑप्शन जो है गलत है। ठीक है, यह इंडेक्स हर साल जो है संयुक्त राष्ट्र एजेंसी यानी वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन द्वारा प्रकाशित किया जाता है। ठीक है, तो ये आपको गलत हो जाएगा दूसरा। तीसरा है चीन 2025 में पहली बार दुनिया की शीर्ष 10 सबसे इनोवेटिव अर्थव्यवस्था में शामिल हुआ, जबकि स्विट्जरलैंड पहले स्थान पर है। तो तीसरा ऑप्शन सही है, तो पहला और तीसरा ऑप्शन इसका राइट है। तो पहला और तीसरा ऑप्शन इसका सही हो जाएगा, यानी सी ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन 79 नंबर देखते हैं। बिहार के मुख्यमंत्री, ठीक है, और इसमें कौन सा सही है बताना है। बिहार के मुख्यमंत्री निश्चय स्वयं सहायता भत्ता योजना के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला दिया है सितंबर 2025 में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने इस योजना का दायरा बढ़ते हुए इसमें कला विज्ञान और वाणिज्य संकोचों को के बेरोजगार स्नातक युवाओं को भी शामिल किया, जबकि पहले यह योजना सिर्फ इंटरमीडिएट 12वीं कक्षा पास करने वालों तक ही सीमित था। तो पहला आपको ऑप्शन सही है। दूसरा है इसे आर्थिक सुरक्षा नेट फ्रेमवर्क का लक्ष्य 21 से 30 साल की उम्र के बेरोजगार युवा हैं, तो ये दूसरा गलत है। तीसरा है 1000 का मासिक भत्ता पाने के लिए लाभार्थियों को कुशल युवा कार्यक्रम के तहत भाषा संरचना और बुनियादी कंप्यूटर साक्षरता में कौशल प्रशिक्षण लेना जरूरी है। तो तीसरा सही है, तो पहला और तीसरा इसका राइट हो जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं 90 नंबर। तेंदुलकर और रंगराजन के गरीबी अनुमानों के मुख्य अंतर क्या है। तो बी ऑप्शन सही हो जाएगा। रंगराजन ने तेंदुलकर की गरीबी की संख्या अधिक बताई है। 1 मिनट थोड़ा सा इसको, तेंदुलकर और रंगराजन गरीबी में अनुमानन के मुख्य अंतर क्या है। तो बी ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। रंगराजन ने तेंदुलकर की तुलना में गरीबी की संख्या अधिक बताई है, तो यही इसका आंसर हो जाएगा। आइए 91 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। नीचे दिए गए घटनाओं के कालक्रम के अनुसार व्यवस्थित करें, बताना है, और इसका जो है सही उत्तर बताना है कि कौन सा सही है। ठीक है, पहला दिया है पटना हत्याकांड बक्सर का युद्ध एलिस द्वारा पटना पर कब्जा। तो नीचे दिए कूट का सही उत्तर चुनिए, तो इसका सी ऑप्शन सही हो जाएगा, 3-1-2 हो जाएगा। पटना हत्याकांड कब हुआ था। तो पटना हत्याकांड हुआ था आपको 6 अक्टूबर 1763 हुआ था। 1763 में पटना हत्याकांड, 6 अक्टूबर 1763। उसके बाद बक्सर का युद्ध कब हुआ था। तो बक्सर का युद्ध है अभी हम लोगों ने बात किया था कब हुआ था। तो 22 अक्टूबर 1764 में हुआ था। 1764 में हुआ था। 1763 है 1764। उसके बाद एलिस द्वारा पटना पर कब्जा, 24 जून 1763 को हुआ था। 24 जून हो जाएगा, 24 जून
1763। तो ये डेट आप जरूर नोट कर लीजिएगा एक जगह। तो सी ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। आइए नेक्स्ट 92 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। बिहार में भू राजस्व परिषद के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। और क्या पूछा है, कौन सा सही है ये बताना है भू राजस्व के संबंध में। पहला कथन दिया है, पटना राजस्व परिषद का गठन 1772 में एक राजस्व परिषद के रूप में किया गया था। तो ये आपको गलत है। दूसरा है, जेम्स अलेक्जेंडर को इसका अध्यक्ष नियुक्त किया गया। तो ये सही है, दूसरा सही है। 1770 में बिहार पटना राजस्व परिषद का गठन किया गया था, जिसका अध्यक्ष जो है जेम्स अलेक्जेंडर थे। राजस्व संग्रह का कार्य परिषद को सौंपा गया था। तो 92 का दूसरा ऑप्शन इसका सही है। ठीक है, तो केवल 2 इसमें सही हो जाएगा। आइए नेक्स्ट 93 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। पटना में सैयद अहमद बरेलवी द्वारा नियुक्त प्रतिनिधियों में निम्नलिखित में से कौन शामिल नहीं है। पटना में सैयद अहमद बरेलवी द्वारा नियुक्त प्रतिनिधियों में निम्नलिखित में से कौन शामिल नहीं है। और सही उत्तर का चुनाव करना है 93 का। ठीक है, इनायत अली, विलायत अली, फराहत अली और मोहम्मद हुसैन, तो ये चारों शामिल थे। तो डी ऑप्शन आपका इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं 94 नंबर। दक्षिण गंगा मैदान के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और कौन सा सही है ये बताना है। दिया है, आमतौर पर इसे त्रिकोणीय आकार का माना जाता है। दक्षिण गंगा मैदान को त्रिकोणीय आकार का माना जाता है। तो ये तो बिल्कुल सही है। इसे मगध के मैदान के रूप में जाना जाता है। तो ठीक है, दक्षिण गंगा मैदान के बारे में निम्नलिखित कथनों के बारे में बताना है। आम तौर पर इसे त्रिकोणीय आकार का माना जाता है। इसे मगध मैदान के रूप में माना जाता है। तो ये भी सही है, दूसरा ऑप्शन भी सही है। ठीक है, क्यों मगध के रूप में माना जाता है, इसलिए कि दक्षिण गंगा मैदान को मगध मैदान के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, तो ये याद रखिएगा। तीसरा ऑप्शन है, इसकी ढलान उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम की ओर है। तो तीसरा ऑप्शन गलत है। दक्षिण गंगा मैदान सामान्यतः ढलान जो है दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की ओर है। दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की ओर ढलान ज़्यादा है। तो याद रखिएगा। तो दूसरा कथन गलत हो जाएगा। तो 1 और 2 इसमें सही है। तो 1 और 2 ये ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 95 नंबर देखते हैं। बिहार के निम्नलिखित कृषि जलवायु क्षेत्र को उनमें शामिल जिलों की संख्या के आधार पर घटते क्रम में व्यवस्थित करें। बिहार के निम्नलिखित कृषि जलवायु क्षेत्र को उनमें शामिल जिलों की संख्या के आधार पर घटते क्रम में जो है व्यवस्थित करना है। 95 नंबर क्वेश्चन। ठीक है, तो सी ऑप्शन सही हो जाएगा। सी ऑप्शन, जोन 1 दिया है, जोन 2 दिया है। तो जोन 1 में जो है 13 जिले हैं। जोन 1 में 13 जिले हैं, ध्यान रखिएगा। और जोन 2 में जो है 8 जिले हैं। और जोन 3 ए में जो है 6 जिले हैं, इसमें 6 जिले हैं। और जोन 3 बी में जो है, जोन 3 बी में जो है 11 जिले हैं। तो घटते क्रम में दिया है। तो पहले तो आपको 13 होगा, उसके बाद 11 होगा, 4, उसके बाद 8 हो जाएगा, उसके बाद जो है जोन 3 ए हो जाएगा। तो ध्यान रखिएगा और जिले की संख्या भी याद रखिएगा। आइए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं 96 नंबर क्वेश्चन। 2025 के बिहार विधानसभा चुनाव के बारे में निम्नलिखित दिए गए कथनों पर विचार कीजिए और कौन सा कथन सही है ये बताना है। 96 नंबर क्वेश्चन। पहला दिया, भारतीय जनता पार्टी और जनता दल यूनाइटेड ने मिलकर विधानसभा 2/3 राज्यों से ज़्यादा सीटें हासिल की है। तो पहला सही है। दूसरा है, राष्ट्रीय जनता दल ने 20 से ज़्यादा सीटें हासिल की है। तो ये भी सही है, यानी 1 और 2 दोनों सही है। तीसरा ऑप्शन है, लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास पार्टी ने 25 सीटें हासिल किया है। तो ये आपको गलत है। ठीक है, और लोक जनशक्ति पार्टी यानी रामविलास पासवान की पार्टी जो है 25 नहीं 19 सीटें जो है हासिल किया है। तो तीसरा ऑप्शन आपको गलत है, 1 और 2 सही है। तो कूट के हिसाब से ये ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा, 1 और 2 सही है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग 97 नंबर। नीचे दिए गए मेलों के को उनके जगहों या खास विशेषताओं से मिलाइए। मेला दिया है, मेला दिया है और उसके बाद जो है स्थान या विशेषता दिया है। जानकी मेला,
तो जानकी मेला के बारे में बताना है। तो जानकी मेला जो है ये सीता का जन्म स्थान है, जानकी मेला। उसके बाद मंदार मेला, मंदार मेला आपका हो जाएगा मकर मकर संक्रांति मेला हो जाएगा। उसके बाद जो है वैशाली मेला, वैशाली मेला हो जाएगा आपको महावीर का जन्म स्थान। पितृपक्ष मेला हो जाएगा आपको फल्गु नदी पर पिंडदान। तो ऑप्शन के हिसाब से ए का बी, दो का ए, तो ए ऑप्शन सही हो जाएगा, ए ऑप्शन राइट हो जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 98 नंबर। नीचे दिए गए कथनों पर विचार करें और कौन सा सही है ये बताना है। दिया है पटना बिहार में वहाबी आंदोलन का मुख्य केंद्र था। पटना बिहार में वहाबी आंदोलन का मुख्य केंद्र था, तो ये बिल्कुल सही है। दूसरा ऑप्शन है वहाबियों ने इस्लाम में विदायत या नई प्रथाओं का समर्थन किया, तो ये गलत है। तीसरा है वहाबी आंदोलन ने पारंपरिक इस्लामी शिक्षा के प्रसार के लिए शिक्षण संस्थान स्थापित किया, तो ये सही है। पहला और तीसरा ऑप्शन सही है, तो ये ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा, पहला और तीसरा ऑप्शन। नेक्स्ट देखते हैं 99 नंबर। नीचे दिए गए कथनों पर विचार कीजिए, ऊपर दिए गए कथनों में कौन सा सही है। ठीक है, पहला कथन दिया है शाहजहां के शासनकाल के दौरान सैफ खान बिहार का गवर्नर था, तो ये बिल्कुल सही है, सैफ खान बिहार का गवर्नर था। दूसरा है सैफ खान द्वारा बनाए गए मदरसा फारसी शिक्षा का एक प्रसिद्ध केंद्र था, तो ये भी सही है। ईरानी यात्री मुल्लाह बबहानी ने इसे मदरसे का उल्लेख किया है, तो ये भी सही है। तीनों कथन सही है, तो 1, 2, 3 डी ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट आइए देखते हैं 100 नंबर क्वेश्चन। निम्नलिखित कथन में से कौन सा कथन सही है। दिया है गुरुद्वारा तख्त हरमंदिर का मौजूद इमारत 1857 में बनाई गई थी और यह गुरु नानक का जन्म स्थान है, तो ये आपका जो है गलत है, बी है। ख्वाजा अकबर का मस्जिद 1688 से 99 ईस्वी में शाइस्ता खान के कार्यकाल के दौरान बनाई गई थी, तो ये बिल्कुल सही, बी ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 101। बिहार की दून घाटी के बारे में निम्नलिखित पर विचार कीजिए। बिहार का दून घाटी के बारे में और क्या बताना है थोड़ा सा देख लेते हैं। उपयुक्त में से कौन सा कथन सही है, कौन सा कथन जो है सही है बताना है। पहला कथन दिया है यह समेश्वर और रामनगर पर्वत श्रृंखला के बीच स्थित है, बिहार का दून घाटी। तो यह समेश्वर और रामनगर पर्वत श्रृंखला के बीच स्थित है, दून घाटी सही है। इसकी अधिकतम ऊंचाई 240 मीटर है, तो ये भी बिल्कुल सही है। यह लगभग 214 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र में फैला हुआ, तो ये भी सही है। तीनों कथन जो है इसका सही है, तो आइए आंसर देख लेते हैं। तो तीनों कथन सही है, तो पहला, दूसरा और तीसरा यानी डी ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 102 नंबर। मंगल तालाब के बारे में नीचे दिए गए कथनों पर विचार कीजिए। मंगल तालाब के बारे में नीचे दिए गए कथनों पर विचार करें, ऊपर में दिए गए कथनों में कौन सा सही है ये बताना है। पहला कथन आपको दिया है इसका मूल नाम शेख मट्ठी की गड्ढी था, मट्ठी का गड्ढी था, तो ये बिल्कुल सही है। 1876 में मैक्रिंडल द्वारा यह खुदाई की गई थी, तो ये भी सही है। तीसरा इसका वर्तमान नाम पटना के तत्कालीन मजिस्ट्रेट मैगलस से जुड़ा था, तो ये भी सही है। चौथा है खुदाई के दौरान मौर्य युगीन शिलालेख मिला था, तो ये नहीं हो जाएगा, नहीं मिला था। ठीक है, तो 101 102 का जो है 1, 2, 3 सही है, यानी ये ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा, ये ऑप्शन राइट हो जाएगा। आइए नेक्स्ट 103 नंबर। मुगल काल के दौरान किस राजा ने हरिहरनाथ मंदिर को एक व्यापक स्वरूप दिया था, हरिहरनाथ मंदिर को, तो इसके आंसर हो जाएगा रामनारायण, रामनारायण ने दिया था, रामनारायण। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बिहार में मुस्लिम राजनीति के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और कौन सा कथन सही है ये बताना है। ठीक है, तो 104 का क्या आंसर हो जाएगा। तो 104 का इसमें जो है कौन सा सही है पहला देखते हैं। मोहम्मद यूनुस के साथ राजनीतिक भेदभाव ने मुस्लिम लीग के बिहार में विस्तार करने का मौका दिया, बिल्कुल सही है। 1937 में मोहम्मद अली जिन्ना ने बिहार का दौरा किया और मुस्लिम लीग के सदस्यता अभियान को गति दी, तो ये भी सही है। तीसरा ऑप्शन जो है बिहार में बुनकर समुदाय मुख्य रूप से मुस्लिम लीग की ओर झुका हुआ था, तो ये गलत हो गया, यानी पहला और दूसरा आपको जो है सही हो जाएगा। तो पहला और दूसरा ये कथन यानी इसका सही हो जाएगा, कथन ये।
नेक्स्ट 105 नंबर क्वेश्चन है, बिहार के निम्नलिखित पहाड़ी प्रणालियों को उनके भूवैज्ञानिक के सापेक्ष आयु के बढ़ते क्रम में सबसे नई हाल में सबसे पुरानी व्यवस्थित करें। 105 का दिया है समेश्वर पहाड़ी, समेश्वर पहाड़ियाँ, उसके बाद दिया है कैमूर पहाड़ियाँ, उसके बाद दिया है खड़गपुर पहाड़ियाँ। तो ये 1 2 3 इसका आंसर हो जाएगा, 1 2 3। नेक्स्ट आइए देखते हैं 106 नंबर, पापहरणी मेला के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पापहरणी मेला के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला दिया, यह मेला बांका में मंदार पर्वत के तलछटी में आयोजित किया जाता है। तो ये बिल्कुल सही है। यह मकर संक्रांति के अवसर पर आयोजित किया जाता है। तो ये भी सही है। दूसरा है, प्रचलित मान्यता के अनुसार पापहरणी कुंड में स्नान करने से कुष्ठ रोग से राहत मिलती है। तो ये भी सही है। तो 1 2 और 3 तीनों ऑप्शन क्या है, सही है। ऊपर दिए गए कथनों में कौन सा कथन सही है, तो 1 2 3 डी ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है, मैथिली को साहित्यिक भाषा का दर्जा कब दिया गया। मैथिली को साहित्यिक भाषा का दर्जा कब दिया गया, तो 1965 में दिया गया था, 1965 में। नेक्स्ट क्वेश्चन आइए देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी रचना विद्यापति की है। विद्यापति की कौन सी रचना है, तो पुरुष परीक्षा ये विद्यापति की रचना है। दुर्गा भक्ति तरंगणी ये भी जो है विद्यापति की रचना है। तो 1 और 2 इसका आंसर हो जाएगा, 1 और 2। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 109 नंबर, बाया नदी के बारे में नीचे दिए गए कथनों पर विचार करें जो हाल ही में अपने सफल इकोलॉजिकल सुधार के लिए चर्चा में रही है। तो क्या बताना कौन सा कथन सही है, तो इसको थोड़ा जूम कर देते हैं, तो कौन सा कथन सही बताना है। तो दिया है पहला, यह साल भर बहने वाली नदी है जो पूर्वी चंपारण जिले से निकलती है। तो बाया नदी जो है पूर्वी चंपारण से निकलती है, बिल्कुल सही है, साल भर बहने वाली नदी है। यह मुजफ्फरपुर, वैशाली और समस्तीपुर जिलों से होकर बहती है। तो ये भी सही है। तीसरा है, दशकों तक भारी गाद जमा होने पर अतिक्रमण के बाद समुदाय और स्थानीय प्रशासन के बड़े सफाई अभियान के जरिए इस नदी को फिर से जीवित किया गया है। तो ये भी सही, तीनों ऑप्शन जो है इसका राइट है। तो 1 2 और 3 यानी डी ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। 110 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, 2026 में बिहार के कितने लोगों को पद्म पुरस्कार मिले हैं। पद्म पुरस्कार 2026 में कितने लोगों को मिले हैं, तो ये ऑप्शन हो जाएगा 3 लोगों को मिले, 3 लोगों को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की संख्या संशोधन विधेयक 2026 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना और क्या बताना है, आइए देख लेते हैं। और कौन सा कथन सत्य है ये बताना है। तो सर्वोच्च न्यायालय के संबंधित के बारे में, तो पहला कथन आपको दिया हुआ है, इसके माध्यम से सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों की संख्या में 5 की वृद्धि करने का प्रस्ताव है। तो 5 की वृद्धि नहीं, 4 की वृद्धि, ठीक है, तो 4 हो जाएगा, ये गलत हो जाएगा। दूसरा है, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 124(1) के अनुसार संसद के पास यह अधिकार है कि वह कानून बनाकर सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की संख्या को निर्धारित कर सके। तो ये सही है। न्यायाधीशों की संख्या का विनियमित करने के लिए 1956 में सर्वोच्च न्यायालय अधिनियम पारित किया गया था। तो ये बिल्कुल सही है। तो दूसरा और तीसरा इसका सही है, बाकी पहला ऑप्शन इसका गलत है। तो आइए कूट देख लेते हैं। तो सत्य कथन का चयन करना था, तो पहला और दूसरा, पहला ऑप्शन गलत है, दूसरा और तीसरा सही है। तो बी ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट आइए देखते हैं 112 नंबर क्वेश्चन, हाल ही में खबरों में रहा मेकेदातु परियोजना किस राज्य में स्थित है। मेकेदातु परियोजना किस राज्य में स्थित है, तो ये जो है मेकेदातु परियोजना कर्नाटक राज्य में स्थित है। सॉरी, कर्नाटक राज्य में हो जाएगा, कर्नाटक राज्य। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, वर्ल्ड माइग्रेशन रिपोर्ट 2026 के अनुसार वैश्विक स्तर पर सर्वाधिक रिमेंटेंस प्राप्त करने वाले शीर्ष 4 देश क्रमशः हैं 113 का। तो ये सही हो जाएगा, भारत, मेक्सिको, फिलीपींस और फ्रांस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, NFHS 6 के आंकड़ों के अनुसार भारत 5 वर्ष में कम आयु के बच्चों में गंभीर वेस्टिंग के मामले में कितने प्रतिशत की गिरावट दर्ज की गई है। तो 32% की गिरावट जो है दर्ज की गई है। नेक्स्ट है, भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2023 के अनुसार निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, सत्य कथन का जो है चयन करना है। बिहार में वन आवरण 8% है, तो सही है। दूसरा है, पश्चिम चंपारण राज्य एकमात्र ऐसा जिला है जो 300 वर्ग किलोमीटर से अधिक अति सघन वन
पाया जाता है तो दूसरा ऑप्शन सही है, तो पहला और दूसरा दोनों जो है आपका सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, राजस्व और भूमि सुधार विभाग ने ऐतिहासिक भूमि अभिलेखों को किस लिपि से आधुनिक देवनागरी हिंदी में अनुवादित करने का प्रोजेक्ट प्रारंभ किया है, तो सी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा, कैथी लिपि। नेक्स्ट है, पीयूष राज ने 24वें नेशनल जूनियर एथलेटिक्स फेडरेशन प्रतियोगिता में 400 मीटर दौड़ में रजत पदक जीता है, वे बिहार के किस जिले से संबंधित है, तो 117 का हो जाएगा आपको, रोहतास से संबंधित है, रोहतास। नेक्स्ट क्वेश्चन आइए देखते हैं 118 नंबर, काशी विश्वनाथ मंदिर कॉरिडोर की तर्ज पर बिहार के किन दो ऐतिहासिक एवं धार्मिक स्थलों पर विश्व स्तरीय संस्कृत और पर्यटन कॉरिडोर विकसित करने का प्रस्ताव को स्वीकृत किया गया है, तो 118 का बी ऑप्शन हो जाएगा, विष्णुपद मंदिर और महाबोधि मंदिर, बोधगया। नेक्स्ट है, किस देश को पहली बार यूएनए सुरक्षा परिषद की अस्थायी सदस्य के रूप में चुना गया है, तो 119 का हो जाएगा आपको, लताविया हो जाएगा, लताविया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ब्रिक्स से इंडिया 2026 का आधिकारिक थीम क्या है, तो इसका आधिकारिक थीम है आपको लचीलापन, नवाचार, सहयोग और स्थिरता के लिए निर्माण। 121 नंबर क्वेश्चन है, बाल विवाह मुक्त भारत अभियान का दीर्घकालिक लक्ष्य भारत को कब तक बाल विवाह मुक्त बनाना है, तो सी ऑप्शन से हो जाएगा 2030 तक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, समुद्र प्रताप भारत का पहला स्वदेशी है, समुद्र प्रताप भारत का पहला स्वदेशी है, तो 122 का हो जाएगा सी, प्रदूषण नियंत्रण पोत है, प्रदूषण नियंत्रण पोत। K4 मिसाइल क्या है, K4 मिसाइल क्या है 123 नंबर क्वेश्चन का, तो 123 का सी हो जाएगा, पनडुब्बी से लॉन्च होने वाली बैलिस्टिक मिसाइल है। 124 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, आरपीएक्स का पूर्ण विस्तार क्या है, तो 124 का ये हो जाएगा, रीजनल पॉल्यूशन रिस्पॉन्स एक्सरसाइज, रीजनल पॉल्यूशन रिस्पॉन्स एक्सरसाइज हो जाएगा। 125 नंबर क्वेश्चन आइए देखते हैं, अमेरिका महाद्वीप में कौन सा देश सार्वजनिक स्वास्थ्य समस्या के रूप में कुष्ठ रोग को खत्म करने वाला पहला देश बनेगा, तो चिली बनेगा, चिली इसका आंसर हो जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 126 नंबर, किस पौधे को लद्दाख का सोना कहा जाता है, किस पौधे को लद्दाख का सोना कहा जाता है, तो लद्दाख का सोना आपको जो है सी बैकथॉर्न है, सी बैकथॉर्न। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में रविशंकर प्रसाद को किस समिति का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है, तो 127 का सी आंसर हो जाएगा, विशेषाधिकार समिति। नेक्स्ट है, रिसा टाइमलेस ट्रिबल किस मंत्रालय द्वारा लॉन्च किया गया था, तो 128 का सी, जनजातीय कार्य मंत्रालय के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन आइए देखते हैं, प्रोजेक्ट मलेशियर किसके उपयोग से संबंधित है, मलेशियर, तो ये परमाणु विस्फोट से संबंधित है, परमाणु विस्फोट। नेक्स्ट है, कलाई 2 जल विद्युत परियोजना किस राज्य में स्थित है, कलाई 2 जल विद्युत परियोजना किस राज्य में स्थित है, तो 130 का हो जाएगा, अरुणाचल प्रदेश में। 130 का क्या हो जाएगा, कलाई 2 जल विद्युत परियोजना अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। 131 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, अप्रैल 2026 में लैंगिक समावेश, जेंडर इंक्लूजन और कौशल विकास पर एशिया का पहला यूनेस्को चेयर को आधिकारिक तौर पर किस संस्था में शुरू किया गया है, तो 131 का बी हो जाएगा, समबायोसिस स्किल्स एंड प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी पुणे। 132 का ये देखते हैं, मई 2026 में नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने भारत का पहला मल्टी लेन फ्री प्ले बैरियरलेस टोलिंग सिस्टम सफलतापूर्वक लॉन्च किया, यह सिस्टम सबसे पहले किस टोल प्लाजा पर चालू किया गया था, तो 132 का सी हो जाएगा, चौरायस टोल प्लाजा गुजरात, चौरायस टोल प्लाजा गुजरात हो जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग 133 का, मई 2026 में भारत के मुख्य न्यायाधीश के वन केस वन डेटा नामक एक बड़ी डिजिटल प्रशासनिक पहल और सुसहाय नामक एआई संचालित सहायता चैटबॉट को लॉन्च करने की घोषणा की। इस एआई चैटबॉट को बनाने के लिए किस एजेंसी ने सुप्रीम कोर्ट की रजिस्ट्री के साथ मिलकर काम किया था, तो 133 का बी हो जाएगा, नेशनल इंफॉर्मेटिक्स सेंटर एनआईसी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 2026 में मध्य में ऑल इंडिया डिजिटलर्स एसोसिएशन द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार कौन सी कृषि फसल आधिकारिक तौर पर पारंपरिक के विकल्पों से आगे निकलकर इथेनॉल उत्पादन के लिए भारत का सबसे बड़ा फीड स्टॉक कच्चा माल बन गई है, तो 134 का हो जाएगा आपको सी,
मक्का यानी कार्न हो जाएगा, कार्न। मई 2026 में भारत के नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो ने ऑपरेशन रेजपिल नाम का एक बड़ा अंतर्राष्ट्रीय ऑपरेशन सफलतापूर्वक चलाया। इस ऑपरेशन के दौरान भारत में पहली बार कौन सी ड्रग जब्त की गई जिसे अंतर्राष्ट्रीय मीडिया में जिहादी ड्रग कहा जाता है? तो 135 का हो जाएगा कैप्टगॉन, कैप्टगान हो जाएगा, कैप्टगान इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आइए देखते हैं हम लोग 136 नंबर। अप्रैल 2026 में संयुक्त अरब अमीरात ने ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज और व्यापक ओपेक प्लस गठबंधन से आधिकारिक तौर पर अलग होने के अपने ऐतिहासिक फैसले की घोषणा की। यूएई मूल रूप से किस वर्ष ओपेक में शामिल हुआ था? तो 136 का हो जाएगा आपको 1967 में शामिल हुआ था, 1967। 37 नंबर क्वेश्चन है, प्रस्तावित मिडिल ईस्ट इंडिया डिपवाटर पाइपलाइन जिसने हाल ही में मीडिया की काफी ध्यान खींचा है, 40,000 करोड़ का एक प्रस्तावित सबसे समुद्र के नीचे एनर्जी कॉरिडोर है। इस भारत के गुजरात तट को सीधे किस मध्य पूर्व देशों से जोड़ने के लिए डिजाइन किया गया है? तो 137 का हो जाएगा आपको ओमान हो जाएगा, ओमान इसका आंसर हो जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बिहार के किस विशिष्ट भौगोलिक के संकेत को प्राप्त उत्पादक में वैश्विक निर्यात को गति देने के लिए दरभंगा और मधुबन में विशेष निर्यात हब एवं गुणवत्ता प्रशिक्षण प्रयोगशाला की स्थापना की जा रही है? तो 138 का सी ऑप्शन हो जाएगा, मिथिला मखाना इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट 139 नंबर। रेल मंत्रालय ने फरवरी 2026 में प्रगति रिपोर्ट के अनुसार अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत बिहार के किस प्रमुख रेलवे स्टेशन को 400 करोड़ से अधिक की लागत में विश्व स्तरीय टर्मिनल हब के रूप में पुनर्विकसित किया जा रहा है, जिसका कार्य तीव्र गति से चल रहा है? तो 139 का ये हो जाएगा, मुजफ्फरपुर जंक्शन हो जाएगा। 140 देखते हैं। 71वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार 2026-25 में सर्वश्रेष्ठ हिंदी फिल्म का पुरस्कार किसे मिला है? तो सी ऑप्शन हो जाएगा, कटहल ए जैक फ्रूट मिस्ट्री हो जाएगा, कटहल ए जैक फ्रूट मिस्ट्री इसका आंसर हो जाएगा। तो यहाँ तक रहा आपको जीके जीएस का क्वेश्चन। बाकी जो क्वेश्चन आपका बचा हुआ है तो उसका आप लोग स्क्रीनशॉट लेकर के या पीडीएफ आपको उपलब्ध है वहां से लेकर के आप बना सकते हैं। तो मिलते हैं अगले वीडियो में दोस्तों, धन्यवाद।